एक अध्याय एक खजाना पेटी। अध्याय एक खजाना। यह एक ऐसी दुनिया है जो कोमलची ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें दिखावटी और भव्य जादू नहीं है, बल्कि केवल वही चकाचौंध भरी कोमलची है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। जियामा साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित भूटान शहर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के निकट होने के कारण जियामा साम्राज्य के शहरों में मुश्किल से ही एक बड़ा शहर माना जाता है। हालांकि पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या यहाँ तक कि मुख्य भूमि में भी भूटान शहर का महत्व बहुत कम है। वास्तव में शक्तिशाली विशेषज्ञों के सामने एक अकेला शहर उनकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। भूटान शहर के पीछे के पहाड़ों में स्थित झरने पर दो युवक खड़े हैं। उनमें से एक नंगे बदन झरने के नीचे खड़ा है, तेज धारा को अपने शरीर पर पड़ने दे रहा है, बिना कोई आवाज किए अपने दांत कसकर खींच रहा है। उसका थोड़ा बचकाना चेहरा दृढ़ भाव से भरा हुआ है। दूसरा व्यक्ति भी युवा प्रतीत होता है, लगभग 18 या 19 वर्ष का, जो एक धीमी गति से बहने वाले क्षेत्र में लेटा हुआ है, झुकी हुई पत्थर की दीवार से टिका हुआ है और आनंद की अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें सिकोड़ रहा है। उस आदमी का चेहरा आकर्षक है, उसकी भौहें तलवार जैसी हैं और आंखें तारों जैसी चमकती हैं। उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई हैं और होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं, जिससे वह थोड़ा दुष्ट सा दिखता है। उसके लंबे काले बाल सिर के पीछे बिखरे हुए हैं, सिर सफेद तौलिए में लिपटा हुआ है। दोनों हाथों से उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को सहारा दिया हुआ है। उसकी आकाशगंगा जैसी आंखें आकाश की ओर देख रही हैं। गर्म पानी उसके शरीर पर बह रहा है, उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। मुझे कहना पड़ेगा, यह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सीर नहाने के पानी में भिगोने के लिए वाकई बहुत बढ़िया है। पानी का तापमान धीरे धीरे कम होते हुए महसूस करते हुए उस आदमी ने अंगड़ाई ली। स्नान तौलिया फिसलकर हट गया और उसकी मजबूत और शक्तिशाली छाती दिखाई दी, और उसने अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाया तो पास के एक पत्थर पर सफेद बहते बादल जैसे ब्रोकेड के कपड़े दिखाई दिए। उस आदमी की आकृति एक पल में ही प्रकट हुई, और जब वह दोबारा दिखाई दिया तब तक वह किनारे पर पहुंच चुका था और सफेद कपड़ों का वह सेट पहले से ही उसके शरीर पर पहना हुआ था। शाओ यान, घर जाने का समय हो गया है। झरने के नीचे उस आकृति को देखकर उस आदमी के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने दाहिने पैर से एक छोटा पत्थर उछाला और वह शियाओ यान के नीचे पड़े पत्थर पर जा गिरा। क्लैंग! एक जोरदार आवाज के साथ ऐसा लगा मानो उसने झरने के तेज बहाव की आवाज को भी ढक दिया हो। भूश! अपने बड़े भाई शियाओ तियान को अपनी ओर घूरते देख शियाओ यान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने पैरों को पटका और सीधे झरने से बाहर उड़ गया। दूसरी क्यूई का 9वां चरण। शाओ यान की वर्तमान ताकत को भांपते हुए शाओ तियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और शाओ यान की ऐसी दृढ़ता और अथक प्रयासों से प्रसन्न हुआ। शियाओ यान की तरह शियाओ तियान भी डॉकी महाद्वीप का निवासी नहीं है। वे दोनों एक ही श्रेणी के हैं, समय यात्री। अधिकांश समय यात्रियों की तरह जियाओ तियान के पास भी अपनी एक तरकीब है। उसकी आंखें हर जगह तैरते हुए अनगिनत खजाने के बक्से देख सकती हैं और वह उनमें से विभिन्न खजाने खोल सकता है। ठीक इसी वजह से वह 9 साल की उम्र में घर से भाग गया और हर जगह परिपक्व खजाने के बक्से खोलने लगा और पिछले महीने ही भूटान शहर लौटा है। जैसा कि उम्मीद थी, नायक के पास इतने सारे खजाने के बक्से हैं। शाओ यान के सिर के ऊपर खजाने के बक्सों की कतारों को देखकर, जो लगभग आकाश की ओर बढ़ रही थीं, शाओ तियान ने मन ही मन अपनी जीभ चटकाई। खासकर जब उसने उनमें से बैंगनी सुनहरे रंग के खजाने के बक्से को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। खजाने के संदूक 5 श्रेणियों में विभाजित हैं: कांस्य, चांदी, सोना, हीरा और बैंगनी सोना। संदूक जितने पुराने होते हैं, उनके अंदर की सामग्री उतनी ही समृद्ध होती है। जियाओ तियान ने घर से दूर रहते हुए जितने भी साल बिताए हैं, उसने अब तक जो सबसे ऊंचा खजाना खोला है वह केवल सोने का ही था। और फिर भी उनकी साधना अब 7 स्टार 2 जोन तक पहुंच चुकी है, जो दर्शाता है कि खजाने की पेटियों के अंदर की चीजें कितनी कीमती हैं। यह अफसोस की बात है कि ज्यादातर खजाने के बक्से फीके रंग के हैं और उनमें मैच्योर मोड बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हुआ है। उन्हें खोलने की तो बात ही छोड़िए। इन वर्षों में जियाओ तियान को यह भी पता चल गया है कि ये खजाने के बक्से मुख्यधारा की कहानी का अनुसरण करते हैं। इसलिए वह अब भूटान शहर लौट आया है और चुपचाप फसल काटने की तैयारी कर रहा है। बड़े भाई, मैं अब 2 झीची के 9वें चरण में पहुंच चुका हूं। कल मैं उन लोगों को जरूर चौंका दूंगा। झरने के नीचे से बाहर निकलते ही जियाओ यान को जरा भी थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि वह अपनी स्थिति को लेकर बेहद उत्साहित था और उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था, विशेषकर उन ठंडी निगाहों के बारे में सोचते हुए जिनका सामना उसने वर्षों से किया था। शियाओ यान की आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक उठा और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। बाहर आने के बाद अपने कपड़े पहन लेना और अपने प्रभाव का ध्यान रखना। शियाओ यान को शॉर्ट्स पहने और बिना शर्ट के देखकर शियाओ तियान के चेहरे पर शिकन आ गई और उसने कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, झरने के नीचे बहते पानी से रास्ता अवरुद्ध हो जाने के कारण ईश्वरीय स्तर की सेंसरशिप तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन अब जब वह बाहर आ गया है तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरों को इसे मैन्युअल रूप से सेंसर करना पड़े? क्या सेंसरों के लिए यह आसान है? क्या आप में सार्वजनिक नैतिकता का कोई नामोनिशान भी है? यह एक ऐसी दुनिया है जो कोमलची ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें दिखावटी और भव्य जादू नहीं है, बल्कि केवल वही चकाचौंध भरी कोमलची है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। जियामा साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित भूटान शहर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के निकट होने के कारण जियामा साम्राज्य के शहरों में मुश्किल से ही एक बड़ा शहर माना जाता है। हालांकि पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या यहाँ तक कि मुख्य भूमि में भी भूटान शहर का महत्व बहुत कम है। वास्तव में शक्तिशाली विशेषज्ञों के सामने एक अकेला शहर उनकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। भूटान शहर के पीछे के पहाड़ों में स्थित झरने पर 2 युवक खड़े हैं। उनमें से एक नंगे बदन झरने के नीचे खड़ा है, तेज धारा को अपने शरीर पर पड़ने दे रहा है, बिना कोई आवाज किए अपने दांत कसकर खींच रहा है। उसका थोड़ा बचकाना चेहरा दृढ़ भाव से भरा हुआ है। दूसरा व्यक्ति भी युवा प्रतीत होता है, लगभग 18 या 19 वर्ष का, जो एक धीमी गति से बहने वाले क्षेत्र में लेटा हुआ है, झुकी हुई पत्थर की दीवार से टिका हुआ है और आनंद की अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें सिकोड़ रहा है। उस आदमी का चेहरा आकर्षक है, उसकी भौहें तलवार जैसी हैं और आंखें तारों जैसी चमकती हैं। उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई हैं और होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं, जिससे वह थोड़ा दुष्ट सा दिखता है। उसके लंबे काले बाल सिर के पीछे बिखरे हुए हैं, सिर सफेद तौलिए में लिपटा हुआ है। दोनों हाथों से उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को सहारा दिया हुआ है। उसकी आकाशगंगा जैसी आंखें आकाश की ओर देख रही हैं। गर्म पानी उसके शरीर पर बह रहा है, उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। मुझे कहना पड़ेगा, यह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सीर नहाने के पानी में भिगोने के लिए वाकई बहुत बढ़िया है। पानी का तापमान धीरे धीरे कम होते हुए महसूस करते हुए उस आदमी ने अंगड़ाई ली। स्नान तौलिया फिसलकर हट गया और उसकी मजबूत और शक्तिशाली छाती दिखाई दी, और उसने अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाया तो पास के एक पत्थर पर सफेद बहते बादल जैसे ब्रोकेड के कपड़े दिखाई दिए।
उस आदमी की आकृति एक पल में ही प्रकट हुई और जब वह दोबारा दिखाई दिया तब तक वह किनारे पर पहुंच चुका था और सफेद कपड़ों का वह सेट पहले से ही उसके शरीर पर पहना हुआ था। शाओ यान, घर जाने का समय हो गया है। झरने के नीचे उस आकृति को देखकर उस आदमी के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने दाहिने पैर से एक छोटा पत्थर उछाला और वह शियाओ यान के नीचे पड़े पत्थर पर जा गिरा। क्लैंग! एक जोरदार आवाज के साथ ऐसा लगा मानो उसने झरने के तेज बहाव की आवाज को भी ढक दिया हो। भूश! अपने बड़े भाई शियाओ तियान को अपनी ओर घूरते देख शियाओ यान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने पैरों को पटका और सीधे झरने से बाहर उड़ गया। दूजी क्यूई का 9वां चरण। शाओ यान की वर्तमान ताकत को भांपते हुए शाओ तियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और शाओ यान की ऐसी दृढ़ता और अथक प्रयासों से प्रसन्न हुआ। शियाओ यान की तरह शियाओ तियान भी डोंकी महाद्वीप का निवासी नहीं है, वे दोनों एक ही श्रेणी के हैं, समय यात्री। अधिकांश समय यात्रियों की तरह जियाओ तियान के पास भी अपनी एक तरकीब है, उसकी आंखें हर जगह तैरते हुए अनगिनत खजाने के बक्से देख सकती हैं और वह उनमें से विभिन्न खजाने खोल सकता है। ठीक इसी वजह से वह 9 साल की उम्र में घर से भाग गया और हर जगह परिपक्व खजाने के बक्से खोलने लगा और पिछले महीने ही भूटान शहर लौटा है। जैसा कि उम्मीद थी, नायक के पास इतने सारे खजाने के बक्से हैं। शाओ यान के सिर के ऊपर खजाने के बक्सों की कतारों को देखकर जो लगभग आकाश की ओर बढ़ रही थीं, शाओ तियान ने मन ही मन अपनी जीभ चटकाई, खासकर जब उसने उनमें से बैंगनी सुनहरे रंग के खजाने के बक्से को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। खजाने के संदूक 5 श्रेणियों में विभाजित हैं, कांस्य, चांदी, सोना, हीरा और बैंगनी सोना। संदूक जितने पुराने होते हैं उनके अंदर की सामग्री उतनी ही समृद्ध होती है। जियाओ तियान ने घर से दूर रहते हुए जितने भी साल बिताए हैं, उसने अब तक जो सबसे ऊंचा खजाना खोला है वह केवल सोने का ही था। और फिर भी उनकी साधना अब 7 स्टार 2 जोन तक पहुंच चुकी है, जो दर्शाता है कि खजाने की पेटियों के अंदर की चीजें कितनी कीमती हैं। यह अफसोस की बात है कि ज्यादातर खजाने के बक्से फीके रंग के हैं और उनमें मैच्योर मोड बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हुआ है। उन्हें खोलने की तो बात ही छोड़िए। इन वर्षों में जियाओ तियान को यह भी पता चल गया है कि ये खजाने के बक्से मुख्यधारा की कहानी का अनुसरण करते हैं। इसलिए वह अब भूटान शहर लौट आया है और चुपचाप फसल काटने की तैयारी कर रहा है। बड़े भाई, मैं अब 2 झीची के 9वें चरण में पहुंच चुका हूं। कल मैं उन लोगों को जरूर चौंका दूंगा। झरने के नीचे से बाहर निकलते ही जियाओ यान को जरा भी थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि वह अपनी स्थिति को लेकर बेहद उत्साहित था और उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। विशेषकर उन ठंडी निगाहों के बारे में सोचते हुए जिनका सामना उसने वर्षों से किया था। शियाओ यान की आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक उठा और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। बाहर आने के बाद अपने कपड़े पहन लेना और अपने प्रभाव का ध्यान रखना। शियाओ यान को शॉर्ट्स पहने और बिना शर्ट के देखकर शियाओ तियान के चेहरे पर शिकन आ गई और उसने कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, झरने के नीचे बहते पानी से रास्ता अवरुद्ध हो जाने के कारण ईश्वरीय स्तर की सेंसरशिप तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन अब जब वह बाहर आ गया है तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरों को इसे मैनुअल रूप से सेंसर करना पड़े? क्या सेंसरों के लिए यह आसान है? क्या आप में सार्वजनिक नैतिकता का कोई नामोनिशान भी है? यह सुनकर जियाओ यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अपने चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी भरे भाव के साथ अपने कपड़े पहनने लगा। अच्छा, आपको रसायन विद्या सिखाने वाले उस बूढ़े व्यक्ति की प्रगति कैसी चल रही है? अचानक जियाओ तियान को कुछ सूझा और वह बोले बिना नहीं रह सका। उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। मुझे डर है कि कुछ ही दिनों में वह प्रथम श्रेणी का कीमियागर बन जाएगा। जैसे ही शियाओ तियान की आवाज खत्म हुई, शियाओ यान के जवाब देने से पहले ही याओ चेन की अलौकिक आकृति उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई और कुछ क्रोधित चेहरे के साथ शियाओ तियान को देखते हुए बोली, मेरा नाम याओ चेन है, मुझे बूढ़ा आदमी क्यों कह रहे हो? अगर अभी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो यह बूढ़ा आदमी तुम्हें मेरी ताकत जरूर दिखा देता। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आत्ममुग्ध हो रहे हो। याओ चेन के मन में चल रहे विचारों को भांपते हुए जियाओ तियान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, याओ चेन की ओर देखा और मासूमियत भरी मुस्कान के साथ बोला। बोलते बोलते ही शियाओ तियान के हाथ में बिजली सी दौड़ गई। उम्म, मुझे अभी और काम करना है, इसलिए मैं अब और बात नहीं करूंगी। शियाओ तियान के हाथ में बिजली को देखकर याओ चेन का शरीर थोड़ा कांप गया। उसने शर्मिंदा होकर जवाब दिया और फिर सीधे रिंग में लौट गया। बड़ा भाई सचमुच बहुत बहादुर है। यह देखकर कि गुरु याओ चेन भी निराश होकर भाग गए, शियाओ यान की आंखों में प्रशंसा का भाव भर आया। सचमुच एक पहाड़ दूसरे से ऊंचा होता ही है। उस बूढ़े आदमी का अच्छे से इस्तेमाल करो, अपनी खेतीबाड़ी जल्दी से बढ़ाओ। अगर उसे कोई आपत्ति हो तो कभी भी मुझसे संपर्क कर लेना। शियाओ यान के कंधे पर थपथपाते हुए शियाओ तियान ने गंभीर चेहरे से कहा, अगर आपके बच्चे के भविष्य की बात न होती तो मैं बड़ा भाई होने के नाते आपको इस अंगूठी की विचित्रता के बारे में अभी क्यों बताता। एक तेज तलवार चक्की में घिसकर तराशी जाती है और बेर के फूलों की सुगंध कड़ाके की ठंड से आती है। निश्चिंत रहें, भविष्य में आप जितना चाहें उतना सख्त रवैया अपना सकते हैं, बेशक बस मेरे सामने वैसा सख्त रवैया मत अपनाना जैसा आप बचपन में अपनाते थे। तुम्हारा बड़ा भाई, मैं कभी किसी से बैर नहीं रखता। अगर मुझे किसी से बैर होता है तो मैं उसे पहले ही दिन निपटा देता हूँ। मन्नक शियाओ तियान को भाई की तरह इतना वफादार देखकर शियाओ यान बहुत भावुक हो गई और उसने तुरंत सिर हिला दिया। अचानक एक कंपन महसूस करते हुए जियाओ यान ने महसूस किया कि उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहा है। उसके मुंह के कोनों से झाग निकल रहा है और उसके शरीर में नीली धाराएं बह रही हैं। गलती से थोड़ी बिजली लीक हो गई। इसे शरीर को मजबूत करने की प्रक्रिया समझो। शियाओ यान के बाल खड़े हो जाने, मुंह से काला धुआं थूकने और जीवन के प्रति कुछ संदेह भरी नजरों को देखकर शियाओ तियान ने कंधे उचकाए और लापरवाही से कहा, मानो उसने इस मामले को दिल पर लिया ही न हो। यह सुनकर जियाओ यान का शरीर 2 बार कांप उठा। उसे अपने दिल में लहरों की तरह दर्द महसूस हुआ और वह तुरंत बेहोश हो गया। माफ कीजिए, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कांस्य खजाने के संदूक को खोलने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता है। शियाओ यान को गिरते देख शियाओ तियान ने अपने दिल में दुख के साथ कुछ बुदबुदाया, जिसे सांत्वना व्यक्त करने के समान माना जा सकता है। इसके बाद वह मुस्कुराया, सीधे खजाने का संदूक खोला और उसके अंदर की चीजें निकाल ली। भाई, इसे तुम्हारे हवाले कर दिया गया है। रिंग के अंदर याओ चेन से एक शब्द कहकर शियाओ तियान ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधे और सीधे पहाड़ से नीचे उतर गया। तभी उसे खुशी से गाए जाने वाले गीतों की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वह कहता है, तेज हवा और बारिश में यह छोटा सा दर्द क्या है? अपने आंसू पोंछ लो, डरो मत, पीछे सब कुछ आंधी और हवाएं हैं। याओ चेन प्रकट हुआ। उसने झाग थूक रही शियाओ यान की ओर तिरछी नजर डाली। उसका दिल स्तब्ध था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों भाई एक ही माता पिता की संतान नहीं है? 2 अध्याय 2 ज्यो शुनर। अध्याय 2 ज्यो शुन एर।
प्रतिस्थापन कठपुतली शाओ परिवार की ओर चलते हुए शाओ तियान ने अपने भंडारण कक्ष के अंदर रखी वस्तुओं का निरीक्षण किया। उसमें तरह तरह की विचित्र वस्तुएं थीं और शाओ तियान की नजर कोने में रखी कठपुतली पर पड़ी। लकड़ी की कठपुतली का विकल्प, यह डॉ हुआंग के पूर्ण बल से होने वाले हमले के नुकसान को अवशोषित करने में सक्षम है। इसकी विशिष्ट क्षमता दुश्मन के साधना स्तर पर निर्भर करती है। कठपुतली का वर्णन देखकर शियाओ तियान की आंखें चमक उठीं और वह लगभग रो पड़ा। हालांकि वह अब एक डूजोंग बन चुका था और यह कठपुतली उसके लिए ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन कांस्य खजाने की पेटी से ऐसी व्यावहारिक वस्तु को खोल पाना उसके लिए बिल्कुल अंधाधुंध भाग्य का काम था। कांस्य खजाने के बक्से खोलते खोलते इतने सालों में उसने बहुत सी दो तकनीकें या साधना विधियां तो प्राप्त नहीं की, लेकिन उसने हर तरह की रोजमर्रा की वस्तुओं का एक विशाल ढेर जमा कर लिया था। टूथपिक और टॉयलेट पेपर जैसी छोटी छोटी चीजों से लेकर बिस्तर और रेफ्रिजरेटर तक वह अभी एक किराने की दुकान खोल सकता है। शुरू में तो वह कांस्य खजाने के संदूकों को खोलने की कोशिश छोड़ देने को तैयार था, लेकिन उसकी हमेशा कुछ न कुछ इच्छा बनी रहती थी। जब भी उसे कोई संदूक मिलता और वह उसे नहीं खोलता तो उसे तुरंत ऐसा लगता था जैसे उसने करोड़ों का नुकसान कर दिया हो। कोई और विकल्प नहीं, बस इन्हें खोल दो। समय के साथ साथ उसे इसकी आदत हो गई, लेकिन अचानक इस तरह की कोई चीज बाहर निकल आने से वह पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि नायक के खजाने में कोई लकी बफ बोनस हो? शाओ तियान मन ही मन सोचने लगा और चुपके से खजाने की पेटियों को देखने के बजाय शाओ यान पर ध्यान केंद्रित करने लगा। सबसे बड़े युवा स्वामी जैसे ही जियाओ तियान जियाओ परिवार में लौटा, गार्डों ने तुरंत सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। उनके चेहरों पर चापलूसी भरे भाव थे। शियाओलिन, अच्छा काम जारी रखो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। यह देखकर जियाओ तियान को इसकी आदत हो चुकी थी। वह धीरे धीरे एक गार्ड के पास गया, गंभीर चेहरे से उसके कंधे पर थपथपाया और पूरी संतुष्टि के साथ बोला। सबसे बड़े युवा स्वामी शियाओलिन नाम के गार्ड के पैर कांपने लगे। मन ही मन उसे अपार सम्मान का अनुभव हुआ। उसकी आंखें भावनाओं से भर उठीं, जबकि बाकी सभी गार्ड ईर्ष्या से भरे हुए थे, मानो उसकी जगह लेना चाहते हों। इस समय वुतान शहर में शियाओ परिवार के शियाओ तियान का नाम कौन नहीं जानता होगा। लौटते ही उसने प्रथम एल्डर को तब तक पीटा जब तक वह पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। उसकी साधना का स्तर इतना ऊंचा बताया जाता था कि कुलपति भी उसकी तुलना करने में शर्म महसूस करते थे, और अब वह शियाओ परिवार में लगभग नंबर 1 व्यक्ति बन चुका था। सबसे बड़े युवा स्वामी शियाओ तियान की कृपा प्राप्त होने के कारण उनका भविष्य स्वाभाविक रूप से असीमित था। बड़े स्वामी जी, कृपया निश्चिंत रहें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, गार्ड शियाओलिन ने पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ कहा। उसकी चमकती आंखें शियाओ तियान को टकटकी लगाए हुए थीं, मानो शियाओ तियान के अपने वचन से मुकर जाने पर वह किसी भी क्षण बिजली गिरने से मर जाएगा। हम भविष्य में अच्छे से साधना करो और 2 मास्टर या ग्रेड 2 मास्टर स्तर तक पहुंचने का प्रयास करो। शाओ तियान ने अत्यंत संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसे गहरी खुशी महसूस हो रही थी। हम मैं निश्चित रूप से बड़े युवा गुरु को अपना आदर्श मानकर कड़ी मेहनत करूंगा और लगन से साधना करूंगा। यह सुनकर शियाओलिन और भी उत्साहित हो गया। किसने सोचा होगा कि ठीक इसी क्षण शियाओ तियान के एक वाक्य ने उसे पल भर में अवाक कर दिया। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है। भविष्य में जब शियाओ परिवार का विकास होगा, अगर तुम्हारे पास इतनी साधना भी नहीं होगी तो शायद तुम द्वारपाल बनने के भी योग्य नहीं रहोगे। इसलिए आपको इस नौकरी को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने जीवन के शिखर तक पहुंचने की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन स्वर्ग के सभी नायकों को देखना भी एक ऐसी उपलब्धि है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। जरा सोचिए, जियाओ परिवार में आने वाला हर व्यक्ति आपको नमस्कार करता है। क्या यह उपलब्धि का एक बड़ा एहसास नहीं है? शाओ तियान ने शियाओलिन को घूरते हुए बेहद गंभीर भाव से बिना किसी बनावटीपन के ईमानदारी और धैर्यपूर्वक सलाह दी। सबसे बड़े युवा स्वामी। यह सुनकर शियाओलिन का उत्साहित चेहरा तुरंत उतर गया। उसके होंठ लगातार फड़कने लगे और उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। तो इतनी मेहनत के बाद भी वह आखिर एक मामूली चौकीदार ही बनकर रह गया। जीवन इतना दुखद था, ऐसे में खेती करने का क्या फायदा था? ठीक इसी क्षण अचानक एक तीखी हंसी सुनाई दी। शियाओ तियान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत अपना सिर घुमाकर देखने लगा। नए व्यक्ति को देखकर शियाओ तियान के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अभिवादन किया। जुनैर, तुम यहाँ क्यों हो? नई आने वाली लड़की ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि उसका शरीर अभी भी युवा और कोमल था, लेकिन उसमें उभार आने लगे थे। खासकर उसका स्वभाव खिलते हुए हरे कमल जैसा था, जो बेहद आकर्षक था। भाई शियाओ तियान, उन्हें चिढ़ाना बंद करो। चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शुनैर खुशी से उछलती हुई आई, शियाओ तियान की बाह पकड़ी, उसकी ओर भौहें उठाईं और सीधे उसे शियाओ परिवार के अंदर खींच ले गई, जिससे वहां मौजूद अचंभित गार्डों का एक समूह पीछे छूट गया। क्या अभी अभी जो दृश्य सामने आया वह वास्तव में शियाओ परिवार की बर्फीली देवी ही थी? जुनैर, जरा धीरे। अगर तुम इस तरह खींचती तानती रहोगी तो अगर लोग गलत समझ लें तो हम क्या करेंगे? शुनैर द्वारा खींचे जाने पर जियाओ तियान के विचार कहीं और भटकने लगे। इतने लंबे समय बाद उसे देखकर वह लड़की वाकई बहुत खूबसूरत हो गई थी, खासकर उसका फिगर। जियाओ तियान ने शरारती अंदाज में टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोका। शियाओ तियान की बातें सुनकर शुनैर तुरंत होश में आ गई। उसने उसका हाथ छोड़ा, शर्माते हुए चेहरे से चारों ओर देखा और जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। क्या आप मुझसे कुछ काम से आए हैं? खिलते हुए कमल के फूल की तरह शर्माते हुए शुनैर को देखकर शियाओ तियान का दिल पिघल गया। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए और वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। जियाओ तियान को शुनैर की असली पहचान के बारे में पूरी तरह से पता था। जब वह 6 या 7 साल का था तो जियाओ यान द्वारा किए जाने वाले घिनौने कृत्यों के बारे में पता चलने पर उसने तुरंत उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। आधी रात को किसी छोटी बच्ची की खिड़की से चुपके से घुसना, यह तो उन जैसे परदेसियों के लिए सरासर बेइज्जती थी। यह तो किसी जानवर से भी बदतर था। उसके विपरीत जो शुनैर को केवल छोटी बहन की तरह मानता था और आमतौर पर उसे मारना या डांटना बर्दाश्त नहीं कर पाता था, बल्कि केवल उससे छेड़छाड़ करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। और तो और यह बिल्कुल शुद्ध छेड़छाड़ थी। भाई शियाओ तियान, मैंने कुछ चीजें बनाई हैं और खास तौर पर आपके लिए लाई हैं। जब शियाओ तियान ने देखा कि शियाओ शुनएर सीधे उसकी ओर घूर रही है तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने सिर झुकाकर अपने स्टोरेज रिंग से एक खाने का डिब्बा निकाला और उसे दे दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद छोटी शुनैर। यह देखकर जियाओ तियान ने खाने का डिब्बा उठाया और तुरंत उसे खोल दिया। भाप ऊपर की ओर उमड़ी और एक सुगंधित महक ने इंद्रियों को झकझोर दिया, जो नश्वर संसार की किसी परम स्वादिष्ट वस्तु के समान थी। ठीक है, ऊपर दिया गया विवरण पूरी तरह से शियाओ तियान की कल्पना थी, वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी। जुनैर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इसे बनाया है? अंदर मौजूद घोर काले पदार्थ को देखकर, जिससे हल्की सी जली हुई गंध आ रही थी, जियाओ तियान के होंठ थोड़े सिकुड़ गए और उसने कुछ अविश्वास के साथ कहा।
क्या गलत? शाओ तियान को इस हालत में देखकर शुनेर का दिल घबरा गया और उसने बड़ी बड़ी आंखों और कुछ घबराहट के साथ पूछा। यह कुछ भी नहीं है। शुनेर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने की चाह में जियाओ तियान ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन आह भरी कि शुनेर को एक गृहिणी बनाना वाकई एक लंबा और कठिन सफर था। ठीक है, मैंने अभी एक उपहार खरीदा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। खाने के डिब्बे पर तिरछी नजर डालते हुए जियाओ तियान ने मन ही मन अस्वीकृति व्यक्त की। एक विचार मन में आया और उसकी आंखें घूम गईं, फिर वह अचानक बोल पड़ा। बोलते बोलते उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक डिब्बा निकाला। उसके ऊपर एक अर्धगोलाकार क्रिस्टल था जिसके अंदर एक सजीव दिखने वाली कपड़े की कठपुतली थी और सुनहरे आधार के नीचे एक बटन लगा हुआ था। यह एक संगीत डिब्बा है। जब तक आप इस बटन को दबाते रहेंगे यह मधुर ध्वनियां बजाता रहेगा। शाओ तियान ने जुनेर को समझाते हुए इसे सौंप दिया। मुझे कोशिश करने दो। उस बेहद खूबसूरत और मनमोहक संगीत बॉक्स को देखकर शुनेर का मन बहुत बेचैन हो गया था। ये शब्द सुनकर वह तुरंत इसे आजमाना चाहती थी, लेकिन शाओ तियान ने उसे रोक दिया। चूंकि यह एक उपहार है इसलिए निश्चित रूप से आप इसे केवल अकेले में ही देख सकती हैं, शुनेर। शुनेर की उलझन भरी निगाहों को देखते हुए जियाओ तियान ने समझाया। यह सुनकर शुनेर ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि यह बात तर्कसंगत है। यह सोचते हुए वह अपने कमरे की ओर दौड़ी, लेकिन आधे रास्ते में ही वह वापस भाग आई और शाओ तियान को अचानक चौंका दिया। यह लड़की अपने चेहरे को छूते हुए जियाओ तियान ने असहायता से अपना सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चल दिया। 3 अध्याय 3 ब्रेक लगाने का महत्व। अपने कमरे में लौटकर जियाओ तियान ने साधना का अभ्यास नहीं किया, बल्कि अपनी भंडारण पेटी के अंदर रखी वस्तुओं को व्यवस्थित किया। बिल्कुल दैनिक आवश्यकताओं को छोड़कर। एक उच्च श्रेणी की मध्यवर्ती साधना विधि, थंडर सम्राट सूत्र, 3 उच्च श्रेणी की निम्न स्तरीय 2 तकनीकें और बाकी सब पूरी तरह से बेकार हैं। अपनी साधना विधियों पर विचार करते हुए जियाओ तियान के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। विशेष रूप से उन 3 डी रैंक निम्न स्तरीय 2 तकनीकों के बारे में सोचते हुए, जिनमें से एक तो याओ लाओ से छीनी गई थी। जियाओ तियान को और भी अधिक दुखमय जीवन का एहसास हुआ। जैसा कि बाद में पता चला वह अभी भी एक बेचारा ही था। थंडर एम्परर फॉर्मूला वह साधना विधि थी जिसका वह वर्तमान में अभ्यास कर रहा था, जिसे उसने एक सुनहरे खजाने से खोला था। हालांकि यह विधि अभी तक स्वर्गीय स्तर तक नहीं पहुंची थी, फिर भी यह शाओ तियान के लिए सबसे उपयुक्त थी, क्योंकि उसकी डोची में बिजली के भीतर अग्नि समाहित थी। हालांकि इस प्रकार की डोची औषधि का निर्माण नहीं कर सकती थी, लेकिन इसकी आक्रमण शक्ति असाधारण रूप से दुर्जेय थी और थंडर सम्राट फॉर्मूला के साथ मिलकर यह एक बाघ को पंख देने जैसा था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खजाने की पेटियों से मिलने वाली 2 तकनीक को सीखने के लिए उसे खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। दूसरों से प्राप्त 2 तकनीक के बारे में तो शाओ यान की हालिया साधना स्थिति को देखकर ही पता चल जाएगा। ज्वाला मंत्र की बात करें तो उन्होंने इसे साधना करने की योजना नहीं बनाई थी। कहने की जरूरत नहीं कि इसकी कमियां बहुत अधिक थीं, यहां तक कि दिव्य ज्वालाओं की खोज की प्रक्रिया भी बेहद उबाऊ थी। इस समय के साथ कुछ हीरे और बैंगनी सोने के खजाने के बक्से खोलना अधिक तेज होगा। जिंदगी ऐसी ही है, क्यों खुद के लिए मुश्किलें खड़ी करें। 3 डी रैंक 2 टेक्निक को एक तरफ रखते हुए जियाओ तियान ने जुआन रैंक 2 टेक्निक पर ध्यान देना जारी नहीं रखा, बल्कि उन्हें सीधे एक अन्य भंडारण रिंग में फेंक दिया और उन्हें जियाओ परिवार के लिए छोड़ने का इरादा किया। अच्छा, दरअसल खजाने के बक्से खोलते समय ही वह ये सभी 2 तकनीकें सीख चुका था, इसलिए इन्हें अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं था। कीमती विविध वस्तुओं के क्षेत्र पर नजर डालते हुए जहां अव्यवस्था फैली हुई थी, जियाओ तियान ने सीधे अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करके उन्हें अलमारियों पर अलग अलग रखा और उन्हें बेतरतीब ढंग से संख्याएं दी, जिससे वह देखने में काफी आकर्षक लगने लगा। शेल्फ नंबर 1 4 पीले ग्रह जिनके अंदर तारे हैं, दुर्भाग्य से 3 गायब हैं। दूसरी शेल्फ पर रखा सामान एक काले बैंगनी रंग का फ्लिप फोन। शेल्फ नंबर 3 एक यादृच्छिक संबंध कार्ड। शेल्फ नंबर 4 एक चीनी ओडिसी चांदनी बॉक्स। देखते देखते जियाओ तियान ने संतुष्टि से सिर हिला दिया। हालांकि ये चीजें अस्थायी रूप से बेकार थीं, लेकिन ये सभी अनमोल थीं। विशेष रूप से चांदनी वाली पेटी, वह तो भागने का एक दिव्य हथियार था। अहम शाओ तियान का चेहरा धीरे धीरे संतुष्टि से भर गया, लेकिन जब उसने 5वीं शेल्फ पर रखी वस्तु को देखा तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी सांस अटक गई। शेल्फ पर लिखा था, शेल्फ नंबर 5 एक 10,000 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड। मेरी जगह गलत जगह पर रखी गई थी। मैं उस तरह का इंसान कैसे हो सकता हूँ? अपराधबोध से भरी नजरों से चारों ओर देखते हुए जियाओ तियान ने चुपचाप मेमोरी कार्ड निकाला और उसे शेल्फ नंबर 1 पर रख दिया। समाज के स्वस्थ विकास के लिए हानिकारक चीजों को किसी ऐसी जगह पर रखना बेहतर था जहां वे आसानी से दिखाई दें, ताकि व्यक्ति को किसी भी समय उनकी याद आ जाए। हम बिल्कुल सही, एकदम इसी तरह। अनिच्छा से मेमोरी कार्ड से अपनी नजरें हटाते हुए जियाओ तियान ने अपना ध्यान दूसरी चीजों पर केंद्रित किया। जैसे ही उसने उन्हें व्यवस्थित करने का इरादा किया, अचानक एक तेज रोशनी ने जियाओ तियान का ध्यान खींचा। खजाने की पेटी परिपक्व हो गई है। तेज रोशनी वाली जगह को असल में सोने का खजाना समझकर जियाओ तियान की आंखें सिकुड़ गईं और तुरंत उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव आ गया। शाओ तियान तुरंत फुर्ती से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोलते बोलते उस जगह की ओर दौड़ पड़ा जहां खजाने का संदूक चमक रहा था। उसकी उस उत्सुकता भरी अदा ने पहरेदारों को असमंजस में डाल दिया। अपने कमरे में लौटकर जियाओ तियान ने साधना का अभ्यास नहीं किया, बल्कि अपनी भंडारण पेटी के अंदर रखी वस्तुओं को व्यवस्थित किया। बिल्कुल दैनिक आवश्यकताओं को छोड़कर। एक उच्च श्रेणी की मध्यवर्ती साधना विधि, थंडर सम्राट सूत्र, 3 उच्च श्रेणी की निम्न स्तरीय 2 तकनीकें और बाकी सब पूरी तरह से बेकार हैं। अपनी साधना विधियों पर विचार करते हुए जियाओ तियान के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। विशेष रूप से उन 3 डी रैंक निम्न स्तरीय 2 तकनीकों के बारे में सोचते हुए, जिनमें से एक तो याओ लाओ से छीनी गई थी, जियाओ तियान को और भी अधिक दुखमय जीवन का एहसास हुआ। जैसा कि बाद में पता चला वह अभी भी एक बेचारा ही था। थंडर एम्परर फॉर्मूला वह साधना विधि थी जिसका वह वर्तमान में अभ्यास कर रहा था, जिसे उसने एक सुनहरे खजाने से खोला था। हालांकि यह विधि अभी तक स्वर्गीय स्तर तक नहीं पहुंची थी, फिर भी यह शाओ तियान के लिए सबसे उपयुक्त थी, क्योंकि उसकी डोची में बिजली के भीतर अग्नि समाहित थी। हालांकि इस प्रकार की डोची औषधि का निर्माण नहीं कर सकती थी, लेकिन इसकी आक्रमण शक्ति असाधारण रूप से दुर्जेय थी और थंडर सम्राट फॉर्मूला के साथ मिलकर यह एक बाघ को पंख देने जैसा था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खजाने की पेटियों से मिलने वाली 2 तकनीक को सीखने के लिए उसे खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। दूसरों से प्राप्त 2 तकनीक के बारे में तो शाओ यान की हालिया साधना स्थिति को देखकर ही पता चल जाएगा। ज्वाला मंत्र की बात करें तो उन्होंने इसे साधना करने की योजना नहीं बनाई थी। कहने की जरूरत नहीं कि इसकी कमियां बहुत अधिक थीं, यहां तक कि दिव्य ज्वालाओं की खोज की प्रक्रिया भी बेहद उबाऊ थी। इस समय के साथ कुछ हीरे और बैंगनी सोने के खजाने के बक्से खोलना अधिक तेज होगा।
जिंदगी ऐसी ही है, क्यों खुद के लिए मुश्किलें खड़ी करें। 3 डी रैंक 2 टेक्निक को एक तरफ रखते हुए जियाओ तियान ने जुआन रैंक 2 टेक्निक पर ध्यान देना जारी नहीं रखा, बल्कि उन्हें सीधे एक अन्य भंडारण रिंग में फेंक दिया और उन्हें जियाओ परिवार के लिए छोड़ने का इरादा किया। अच्छा, दरअसल खजाने के बक्से खोलते समय ही वह ये सभी 2 तकनीकें सीख चुका था, इसलिए इन्हें अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं था। कीमती विविध वस्तुओं के क्षेत्र पर नजर डालते हुए जहां अव्यवस्था फैली हुई थी, जियाओ तियान ने सीधे अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करके उन्हें अलमारियों पर अलग अलग रखा और उन्हें बेतरतीब ढंग से संख्याएं दी, जिससे वह देखने में काफी आकर्षक लगने लगा। शेल्फ नंबर 1 4 पीले ग्रह जिनके अंदर तारे हैं, दुर्भाग्य से 3 गायब हैं। दूसरी शेल्फ पर रखा सामान एक काले बैंगनी रंग का फ्लिप फोन। शेल्फ नंबर 3 एक यादृच्छिक संबंध कार्ड। शेल्फ नंबर 4 एक चीनी ओडिसी चांदनी बॉक्स। देखते देखते जियाओ तियान ने संतुष्टि से सिर हिला दिया। हालांकि ये चीजें अस्थायी रूप से बेकार थीं, लेकिन ये सभी अनमोल थीं। विशेष रूप से चांदनी वाली पेटी, वह तो भागने का एक दिव्य हथियार था। अहम शाओ तियान का चेहरा धीरे धीरे संतुष्टि से भर गया, लेकिन जब उसने 5वीं शेल्फ पर रखी वस्तु को देखा तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी सांस अटक गई। शेल्फ पर लिखा था, शेल्फ नंबर 5 एक 10,000 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड मेरी जगह गलत जगह पर रखी गई थी। मैं उस तरह का इंसान कैसे हो सकता हूँ। अपराध बोध से भरी नजरों से चारों ओर देखते हुए जियाओ तियान ने चुपचाप मेमोरी कार्ड निकाला और उसे शेल्फ नंबर 1 पर रख दिया। समाज के स्वस्थ विकास के लिए हानिकारक चीजों को किसी ऐसी जगह पर रखना बेहतर था जहां वे आसानी से दिखाई दें, ताकि व्यक्ति को किसी भी समय उनकी याद आ जाए। हम बिल्कुल सही, एकदम इसी तरह। अनिच्छा से मेमोरी कार्ड से अपनी नजरें हटाते हुए जियाओ तियान ने अपना ध्यान दूसरी चीजों पर केंद्रित किया। जैसे ही उसने उन्हें व्यवस्थित करने का इरादा किया, अचानक एक तेज रोशनी ने जियाओ तियान का ध्यान खींचा। खजाने की पेटी परिपक्व हो गई है। तेज रोशनी वाली जगह को असल में सोने का खजाना समझकर जियाओ तियान की आंखें सिकुड़ गईं और तुरंत उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव आ गया। शाओ तियान तुरंत फुर्ती से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोलते बोलते उस जगह की ओर दौड़ पड़ा जहां खजाने का संदूक चमक रहा था। उसकी उस उत्सुकता भरी अदा ने पहरेदारों को असमंजस में डाल दिया। तियानेर में क्या खराबी है, जियाओ जान तो बस जियाओ तियान से मिलने आया था ताकि कल होने वाली पारिवारिक परीक्षा की तैयारियों में उसकी मदद कर सके। उसकी घबराहट भरी शक्ल देखकर उसकी आंखों में जिज्ञासा भी झलक रही थी। हालांकि दूसरा पक्ष काफी समय से घर से बाहर था, लेकिन वह जानता था कि उसका बड़ा बेटा आलसी स्वभाव का था और आम दिनों में हमेशा ही लापरवाह दिखता था। ऐसी स्थिति अब देखना वाकई दुर्लभ था। भूल जाओ भूल जाओ, वो भी बड़ा हो गया है। वह शुरू में पीछे जाकर देखना चाहता था, लेकिन जियाओ जान ने अंततः अपना सिर हिलाया और अपने बेटे के लिए पूरी तरह से विचार करने वाले व्यक्ति के रूप में बुदबुदाया। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि उसे उसका पीछा करते समय पकड़े जाने और उस समय असहज स्थिति में होने का डर था। हम बिल्कुल नहीं। अगर मुझे सही याद है तो नीलामी घर की यही दिशा प्रतीत होती है। हालांकि जियाओ तियान कुछ वर्षों से बुतान शहर में नहीं आया था, फिर भी उसे वहां के रास्ते अच्छी तरह से याद थे। आगे देखते ही जियाओ तियान को अचानक कुछ कुछ समझ आ गया कि यह खजाना कहां से आया है। इस क्षेत्र में जियाओ परिवार के सदस्यों के अलावा केवल या फेई ही ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्वर्ण खजाने की पेटी को सक्रिय करने की क्षमता थी। मुझे आश्चर्य होता है कि वह कैसी दिखती होगी। क्या वह वाकई उतनी ही खूबसूरत है जितनी लोग कहते हैं। सामने नीलामी घर को देखते हुए जियाओ तियान को अचानक कुछ उत्सुकता महसूस हुई। उसके होठों के कोने एक चाप में मुड़ गए और पलक झपकते ही वह सीधे नीलामी घर के अंदर प्रवेश कर गया। नीलामी घर की दूसरी मंजिल पर चमकीले वार्निश से सजे एक प्राचीन कमरे में एक महिला दर्पण के सामने बैठकर तैयार हो रही थी और मेकअप लगा रही थी। उस महिला ने लाल रंग की 2 हिस्सों में बंटी हुई किपाव पहनी हुई थी जो खिले हुए गुलाब जैसी दिख रही थी। उस महिला का रूप रंग अत्यंत सुंदर था। उसकी पतली कोमल आंखें किसी फीनिक्स पक्षी जैसी थीं। उसका चेहरा गोरा था, गुलाबी रंगत लिए बेहद खूबसूरत, और उसके लाल होंठ ताजगी से भरे हुए थे। विशेष रूप से उसकी भौहों के बीच बना पुष्पपराग चिन्ह उसकी युवावस्था के बीच एक गरिमामय शीतलतापूर्ण अलगाव का आभास कराता था। यह सब खत्म हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे प्यार हो गया हो। यह दृश्य देखकर छिपकर बातें सुन रहे जियाओ तियान ने अपनी छाती पर हाथ रख लिया और महसूस किया कि उसकी धड़कन काफी तेज हो गई है। अचानक या फेई ने देखा कि उसकी किपाव पर किसी तरह दाग लग गया है। उसकी कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका निर्मल हाथ धीरे धीरे उसके कॉलर की ओर बढ़ा, मानो वह बटन खोलकर दूसरी किपाव पहनना चाहती हो। आखिरकार आज नीलामी थी और वह जरा सी भी खामी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। धिक्कार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कार पलट जाएगी। अगर मैं एक हिजड़ा नायक बन गया तो फिर दिखाने के लिए क्या बचेगा। यह दृश्य देखकर जियाओ तियान की निगाहें सीधे वहीं टिक गईं। लेकिन वेब नॉवेल की दुनिया में नाम कमाने और एक हिजड़े नायक न बनने के लिए उसने अपने दिल में उठ रही आवेग को काबू में किया और तुरंत ब्रेक लगा दिए। यह बस किंडरगार्टन जा रही है, आप अब बस से उतर सकते हैं। शाओ तियान अनियंत्रित रूप से बोल पड़ा और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। वह हद से ज्यादा उत्साहित हो गया। अहम बड़ी बहन, आप अपना काम कीजिए, मैं पहले चलता हूँ। होश में आते हुए जियाओ तियान ने नीचे या फेई की ओर देखा जो ठंडे स्वर में उसे घूर रही थी और उसके चेहरे पर जानलेवा भाव उभर रहे थे। उसने कड़े स्वर में हाथ हिलाया और कहा कि वह जाने वाला है। तुम यहीं रुक जाओ। जैसे ही जियाओ तियान हिला, अचानक एक बेहद ठंडी आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि या फेई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उनमें ठंडी चमक उभर आई। क्या और कुछ है? जियाओ तियान ने अपराध बोध से भरी अंतरात्मा के साथ पीछे मुड़कर शर्माते हुए मुस्कान दी और कुछ अटपटे ढंग से बोला, आपने अभी क्या देखा? शाओ तियान को देखते हुए याफी ने ठंडी आवाज में कहा, जो जून में उड़ती हुई बर्फ के समान थी। चिलचिलाती गर्मी में भी यह इतनी ठंडी थी कि हड्डियां कांप जाती थीं। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। क्या मैंने समय पर ब्रेक नहीं लगाया? क्या आप मुझसे यही चाहते हैं कि मैं? शाओ तियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अचानक विषय बदलते हुए, अपनी आंखें चौड़ी करते हुए और कुछ आश्चर्य के साथ बोलते हुए, तुम कितने बेशर्म हो। 4 अध्याय 4 याफी। अध्याय 4 याफी। बेशर्म? अगर मैं बेशर्म होती तो सब कुछ देखने के बाद ही तुम्हें याद दिला देती। भलाई का बदला चुकाने का क्या ही तरीका है। या फेई की बातें सुनकर जियाओ तियान का गुस्सा भड़क उठा। इस मामले में तो हद ही हो गई। उसने पहले ही इतने सारे वफादार प्रशंसकों और पाठकों को निराश कर दिया था और अब या फेई ने उस पर मनमाने ढंग से इतना बड़ा आरोप लगा दिया। यह सरासर असहनीय था। कन्फ्यूशियस बिल्कुल सही थे। केवल खलनायकों और महिलाओं से निपटना ही मुश्किल होता है। खलनायक तो हमेशा बिना किसी कारण के नायक के सामने मौत को दावत देते हैं, जबकि महिलाएं हमेशा सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए आपका पैसा ले लेती हैं। अरे मैं विषय से भटक गया।
यह सुनकर या फेई का गला भर आया और वह कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा कि शियाओ तियान की बातों में कुछ सच्चाई है। अगर दूसरी तरफ कुछ मिनट देर हो जाती तो उसे डर था कि उसका क्या हाल होता। नहीं, यह सही नहीं है। तुम छत की कड़ियों पर छिपे थे, जिससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे इरादे बुरे थे। बोलो, आखिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? अचानक समस्या का पता चलने पर याफी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सावधानीपूर्वक शियाओ तियान को देखते हुए ठंडे लहजे में पूछा। जियो तियान, यह एक अच्छा सवाल है। मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। मैंने बस इतना सुना है कि पिछले कुछ वर्षों में एक नीलामी घर ने याफी नाम की एक ऐसी लड़की को हासिल किया है जिसकी सुंदरता राज्यों और शहरों को उलट सकती है, इसलिए मैं विशेष रूप से इसे देखने आया हूँ। अचानक जियाओ तियान की आंखें चमक उठीं। मौके पर ही सुधार करते हुए वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। आखिरकार महिलाओं को तो पहले अपनी बुद्धि का स्तर कम करने के लिए मनाना ही पड़ता है। ओह, शियाओ तियान की बातें सुनकर या फेई ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और उसे ध्यान से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातें सच हैं या झूठ। हालांकि उसकी प्रशंसा देखकर या फेई का स्त्रीत्वपूर्ण हृदय प्रसन्न हो उठा। मैं अब जा सकता हूँ, है ना? याफी के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान देखकर शियाओ तियान ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए मासूम से भाव से बोला। आप क्या सोचते हैं? यह सुनकर याफी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने शाओ तियान की ओर देखा। उसके चेहरे पर शरारती व्यंग्य के भाव थे। मुझे विश्वास है कि अभी मेरे अच्छे आचरण और अपनी गलतियों को जानने के बाद उन्हें सुधारने के मेरे रवैये के आधार पर सुंदर मिस याफी मुझे निश्चित रूप से जाने देंगी। शाओ तियान ने पूर्ण आत्मविश्वास और एकदम गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया। अफ, शाओ तियान के गंभीर चेहरे को देखकर याफी खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। उसने पहले कभी इतना निर्भीक और बेशर्म इंसान नहीं देखा था। क्योंकि आपने वह देख लिया है जो आप देखने आए थे, तो चलिए आज के लिए इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। आप जा सकते हैं। याफी को लगा कि शियाओ तियान की बातें हास्यप्रद थीं, इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वैसे भी बात फैलने से स्थिति अच्छी नहीं रहती और दूसरी तरफ से तो विनम्रता और समझदारी से पेश आया गया था। याफी ने हाथ हिलाकर कहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर जियाओ तियान मुस्कुराया और तुरंत दरवाजे की ओर चल पड़ा। हालांकि जैसे जैसे उसकी चाल धीमी होती गई, उसकी गति भी कम होती गई और अंत में वह पूरी तरह से रुक गया। किसी को पता नहीं था कि शियाओ तियान के दिमाग में मौजूद दो देवदूत पहले ही आपस में लड़ना शुरू कर चुके थे। तुम डरपोक, तुमने इतना बड़ा मौका गवा दिया। उसमें कितनी ताकत है? बस उसे बेहोश करके नीचे गिरा दो। ऐसी दुनिया में जहां ताकतवर ही सर्वोपरि हैं, तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाना उसका सम्मान है। तुम्हारे जैसे कायर स्वामी का होना मेरे लिए सचमुच एक कलंक है। डार्क एंजल, जिसके पंख चमगादड़ जैसे उग आए थे और जिसने शैतान का कांटा पकड़ रखा था, ने अत्यंत निराशा और शिकायत के साथ शियाओ तियान के कान में दहाड़ मारी। इसने अभी अभी जियाओ तियान के कार्यों को एक अक्षमय गंभीर पाप के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इसी बीच दूसरे कान से श्वेत देवदूत पूरी लगन से शिक्षा दे रहा था। गुरु के अभी के कार्य नैतिकता का एक आदर्श उदाहरण थे। उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान मत दो, वह सभी बुराइयों की जड़ है और हम में से हर एक को। यहाँ उपदेश के 1000 शब्द हटा दिए गए हैं। उन दोनों छोटे बच्चों को लड़ते देख जियाओ तियान मन बहुत नाराज हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर या फेई की ओर देखा और वह बेहद असमंजस में दिख रहा था। यहाँ आसपास कोई नहीं था। अगर वह ऐसा करता भी तो यह असंभव नहीं लगता था। क्या आपका यहाँ अभी भी कारोबार है? यह देखकर कि शियाओ तियान की हरकतें कुछ अजीब थीं, याफी ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी, 2 कदम पीछे हट गई और कुछ आश्चर्यचकित संदेह के साथ पूछा, ओह, बेशर्म! अगर मैं बेशर्म होती तो सब कुछ देखने के बाद ही तुम्हें याद दिला देती। भलाई का बदला चुकाने का क्या ही तरीका है? या फेई की बातें सुनकर जियाओ तियान का गुस्सा भड़क उठा। इस मामले में तो हद ही हो गई। उसने पहले ही इतने सारे वफादार प्रशंसकों और पाठकों को निराश कर दिया था और अब या फेई ने उस पर मनमाने ढंग से इतना बड़ा आरोप लगा दिया। यह सरासर असहनीय था। कन्फ्यूशियस बिल्कुल सही थे। केवल खलनायकों और महिलाओं से निपटना ही मुश्किल होता है। खलनायक तो हमेशा बिना किसी कारण के नायक के सामने मौत को दावत देते हैं, जबकि महिलाएं हमेशा सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए आपका पैसा ले लेती हैं। अरे, मैं विषय से भटक गया। यह सुनकर या फेई का गला भर आया और वह कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा कि शियाओ तियान की बातों में कुछ सच्चाई है। अगर दूसरी तरफ कुछ मिनट देर हो जाती तो उसे डर था कि उसका क्या हाल होता। नहीं, यह सही नहीं है। तुम छत की कड़ियों पर छिपे थे, जिससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे इरादे बुरे थे। बोलो, आखिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? अचानक समस्या का पता चलने पर याफी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सावधानीपूर्वक शियाओ तियान को देखते हुए ठंडे लहजे में पूछा। जियो तियान, यह एक अच्छा सवाल है। मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। मैंने बस इतना सुना है कि पिछले कुछ वर्षों में एक नीलामी घर ने याफी नाम की एक ऐसी लड़की को हासिल किया है जिसकी सुंदरता राज्यों और शहरों को उलट सकती है, इसलिए मैं विशेष रूप से इसे देखने आया हूँ। अचानक जियाओ तियान की आंखें चमक उठीं। मौके पर ही सुधार करते हुए वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। आखिरकार महिलाओं को तो पहले अपनी बुद्धि का स्तर कम करने के लिए मनाना ही पड़ता है। ओह, शियाओ तियान की बातें सुनकर या फेई ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और उसे ध्यान से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातें सच हैं या झूठ। हालांकि उसकी प्रशंसा देखकर या फेई का स्त्रीत्वपूर्ण हृदय प्रसन्न हो उठा। मैं अब जा सकता हूँ, है ना? याफी के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान देखकर शियाओ तियान ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए मासूम से भाव से बोला। आप क्या सोचते हैं? यह सुनकर याफी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने शाओ तियान की ओर देखा। उसके चेहरे पर शरारती व्यंग्य के भाव थे। मुझे विश्वास है कि अभी मेरे अच्छे आचरण और अपनी गलतियों को जानने के बाद उन्हें सुधारने के मेरे रवैये के आधार पर सुंदर मिस याफी मुझे निश्चित रूप से जाने देंगी। शाओ तियान ने पूर्ण आत्मविश्वास और एकदम गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया। अफ, शाओ तियान के गंभीर चेहरे को देखकर याफी खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। उसने पहले कभी इतना निर्भीक और बेशर्म इंसान नहीं देखा था। क्योंकि आपने वह देख लिया है जो आप देखने आए थे, तो चलिए आज के लिए इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। आप जा सकते हैं। याफी को लगा कि शियाओ तियान की बातें हास्यप्रद थीं, इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वैसे भी बात फैलने से स्थिति अच्छी नहीं रहती और दूसरी तरफ से तो विनम्रता और समझदारी से पेश आया गया था। याफी ने हाथ हिलाकर कहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर जियाओ तियान मुस्कुराया और तुरंत दरवाजे की ओर चल पड़ा। हालांकि जैसे जैसे उसकी चाल धीमी होती गई, उसकी गति भी कम होती गई और अंत में वह पूरी तरह से रुक गया। किसी को पता नहीं था कि शियाओ तियान के दिमाग में मौजूद दो देवदूत पहले ही आपस में लड़ना शुरू कर चुके थे। तुम डरपोक, तुमने इतना बड़ा मौका गवा दिया। उसमें कितनी ताकत है? बस उसे बेहोश करके नीचे गिरा दो।
ऐसी दुनिया में जहां ताकतवर ही सर्वोपरि हैं, तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाना उसका सम्मान है। तुम्हारे जैसे कायर स्वामी का होना मेरे लिए सचमुच एक कलंक है। डार्क एंजल, जिसके पंख चमगादड़ जैसे उग आए थे और जिसने शैतान का कांटा पकड़ रखा था, ने अत्यंत निराशा और शिकायत के साथ शियाओ तियान के कान में दहाड़ मारी। इसने अभी अभी जियाओ तियान के कार्यों को एक अक्षमय गंभीर पाप के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इसी बीच दूसरे कान से श्वेत देवदूत पूरी लगन से शिक्षा दे रहा था। गुरु के अभी के कार्य नैतिकता का एक आदर्श उदाहरण थे। उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान मत दो, वह सभी बुराइयों की जड़ है और हम में से हर एक को। यहाँ उपदेश के 1000 शब्द हटा दिए गए हैं। उन दोनों छोटे बच्चों को लड़ते देख जियाओ तियान मन ही मन बहुत नाराज हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर याफेई की ओर देखा और वह बेहद असमंजस में दिख रहा था। यहाँ आसपास कोई नहीं था। अध्याय 5 खतरा। अध्याय 5 खतरा। याफी का निवास नीलामी घर के केंद्र में स्थित था और उस चीख ने नीलामी घर के लोगों को सीधे तौर पर सतर्क कर दिया। याफी के साथ कुछ होने के डर से सभी लोग जल्दी से उसकी ओर दौड़े। याफी, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ हो? चीख सुनकर काले लबादे में लिपटा एक आदमी अपने कदमों को रोककर सीधे दूसरी मंजिल की ओर दौड़ पड़ा। मिस याफेई, बिना ज्यादा सोचे समझे सभी ने सीधे दरवाजा तोड़ दिया। अंदर याफेई के साथ एक अजनबी आदमी को खड़ा देखकर वे तुरंत समझ गए कि अभी अभी क्या हुआ था। धिक्कार है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस याफेई के प्रति द्वेषपूर्ण इरादे रखने की? सब लोग मिलकर उसे पीट पीट कर मार डालो। क्या बकवास है, तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। आज ये पापा तुम्हें बताएंगे कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं। धार्मिक आक्रोश से भरी भीड़ चिल्लाती हुई और उग्र भावों से भरे चेहरों के साथ इस ओर दौड़ पड़ी। उन्हें अभी तक ऐसी खुशकिस्मती भी नहीं मिली थी और कोई सचमुच उनके जीवन के प्यार को जबरदस्ती छीनना चाहता था। यह बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। मुझे कोई कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो। जब मैं कोई कदम उठाता हूं तो मुझे भी डर लगता है। भीड़ को इस कदर घूरते हुए देखकर मानो वे उसे खा जाना चाहते हों। जियाओ तियान के होंठ थोड़े से फड़फड़ाए और फिर वह सीधे आगे बढ़ा और गुस्से से सब पर घूरने लगा। यह देखकर कि शियाओ तियान स्पष्ट रूप से डरा हुआ लग रहा था, सभी के चेहरों पर उपहास और भी गहरा हो गया और वे अपने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराए, जो मिलनसार और सहज होने का अर्थ पूरी तरह से दर्शाता था। इसके अलावा इतने सारे लोगों को देखकर याफेई को मन ही मन थोड़ा अफसोस भी हुआ। अगर आज की बात फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। दुर्भाग्यवश एक बार धनुष खींच लिया जाए तो फिर पीछे हटना संभव नहीं होता। उसे अच्छा सबक सिखाओ। किसी की दहाड़ के साथ ही भीड़ इतनी तेजी से जियाओ तियान की ओर दौड़ी कि आसमान भी कांप उठा। एयर बुलेट, इसका स्वाद चखो। भीड़ को उमड़ते देख जियाओ तियान ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उसने अपने स्टोरेज रिंग से गुर्दे के आकार की एक बंदूक निकाली। आम बंदूकों के विपरीत इसमें गोली चलाने के लिए छेद नहीं था, बल्कि यह हवा का इस्तेमाल करती थी। आपकी यात्रा सुरक्षित हो। ट्रिगर दबाते ही जियाओ तियान के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। तुरंत ही बंदूक का मुंह तेजी से चमक उठा और एक जबरदस्त हवा की लहर फूट पड़ी। उसकी बढ़ती हुई गति को रोकना नामुमकिन था। ये क्या बकवास है? अपने ऊपर एक जबरदस्त दबाव महसूस करते हुए भीड़ के चेहरे कांप उठे और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पाया कि एक लहर उनकी और दूसरों की ओर हमला कर रही है। सोचने का समय दिए बिना हवा की लहर सीधे भीड़ से टकराई, उन्हें उड़ा ले गई और एक ऐसा मार्ग बना दिया जिसके माध्यम से दूर का आकाश दिखाई दे रहा था। यह किस प्रकार का हथियार है? यह देखकर कि शियाओ तियान की एक ही हरकत से एक दर्जन से अधिक लोग बिना किसी प्रतिरोध क्षमता के हवा में उड़ गए, याफी ने शियाओ तियान के हाथ में मौजूद वस्तु को देखा और धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा ने उसके भय पर काबू पा लिया। वो दरवाजे पर अभी अभी पहुंचे दोनों लोगों ने अपने पैरों के नीचे की हर चीज को देखा, फिर सुरंग के पार आसमान की ओर एक नजर डाली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक नहीं पाए और एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्म आंसू भर आए थे। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि कभी कभी छोटे पैर और कम साधना क्षमता होने के भी अपने फायदे होते हैं। यहाँ क्या हुआ? तुम दोनों जब दोनों बेहद भावुक अवस्था में थे तभी काले वस्त्रधारी व्यक्ति उनके पास आ गया। उनकी वर्तमान स्थिति को देखकर शियाओ यान का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसने थोड़ी सी सिहरन के साथ पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? हालांकि इससे पहले कि दोनों जवाब दे पाते जियाओ यान ने कुछ देख लिया। उसकी नजर जियाओ तियान पर पड़ी और वह तुरंत चौंक गया और अनजाने में ही उसके मुंह से बात निकल गई। वे एक दूसरे को जानते हैं। यह सुनकर याफेई भी स्तब्ध रह गई। उसकी निगाहें जिज्ञासा से भरी हुई दोनों के बीच बार बार घूम रही थीं। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति कम से कम तीसरे या चौथे स्तर का रसायनज्ञ था। वह उसे जानता था और दोनों दोस्त लगते थे। ऐसा लगता था कि उसका अतीत साधारण नहीं था। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि शियाओ यान ने काला चोला पहना हुआ था, लेकिन शियाओ तियान के व्यक्तित्व से अच्छी तरह परिचित था और उसने उसे तुरंत पहचान लिया और चिढ़ाते हुए बोलते समय उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। यह सुनकर जियाओ यान स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वह ये बहाना तो बिल्कुल नहीं बना सकता था कि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। उसे एक खरीदार मिल गया था और वो कुछ दवाइयां बेचकर कुछ पैसे जुटा रहा था। ये बहाना तो बहुत ही शर्मनाक लगता। मेरे स्वामी, आपका उनसे क्या संबंध है? जब याफेई ने देखा कि शियाओ यान कुछ नहीं बोली तो उसने सोचा कि दूसरे पक्ष को कोई असहनीय कठिनाई है और उसने बीच में ही बात काटते हुए स्थिति के बारे में पूछताछ करना चाहा। जाहिर है उन दोनों के बीच की स्थिति के बारे में याफी न केवल शियाओ तियान की पहचान को लेकर उत्सुक थी, बल्कि वह काले वस्त्र के नीचे छिपे शियाओ यान की पहचान को लेकर भी बेहद उत्सुक थी। चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ है। भला 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 क्या भेष बदलने की? यह सुनकर और शियाओ यान के काले वस्त्रों में लिपटे हुए रूप को देखकर शियाओ तियान बेहद नाखुश हुआ और उसने एक निर्विवाद स्वर में कहा। यह उन पर अविश्वास का मामला था। अपनी मौजूदा ताकत और असाधारण प्रतिभा के दम पर जियामा साम्राज्य में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। छोटे भाई के तौर पर बाहर जाते समय भेष बदलना उनके लिए बेहद शर्मनाक था। तुम्हारे यहाँ होने की वजह से ही मैं खुद को और भी ज्यादा छिपाना चाहता हूँ। यह सुनकर काले चोगे के नीचे शियाओ यान के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे और वह मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि औषधीय गोलियां बेचना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन दूसरों द्वारा इसका पता चल जाने से उसकी श्रेष्ठता की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता था। खासकर शियाओ तियान के मुहफट स्वभाव को देखते हुए वह भविष्य में सही तरीके से कूल कैसे बन पाएगा? उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती थी, लेकिन धन की कमी होने पर भी वह अपनी श्रेष्ठता का आभास नहीं खो सकता था। हालांकि शियाओ तियान की ताकत से भयभीत और इस डर से कि वह उसे फिर से चिढ़ाएगा, शियाओ यान ने फिर भी अपना चोला उतार दिया, जिससे उसका युवा चेहरा दिखाई दिया। आप? शियाओ यान को इतना छोटा देखकर याफी की निगाहें ठहर गईं। वह कुछ आश्चर्यचकित सी लग रही थी।
हालांकि अचानक कुछ याद आने पर याफी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बोली, क्या आप शियाओ परिवार के शियाओ यान हैं? उफ! याफी द्वारा उसे पहचाने जाने पर शियाओ यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने सिर हिलाकर अपनी पहचान की स्वीकृति स्वीकार की। लगता है कि शियाओ परिवार की शियाओ यान वैसी नहीं है जैसा सब कहते हैं। शियाओ यान, तुम सच में अपने आप को बहुत गहराई से छुपाती हो। याफी ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला, उसकी निगाहें आश्चर्य से भरी हुई थीं और चेहरे पर थोड़ी सी उपहास भी झलक रही थी। यह उपहास शियाओ यान पर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के अज्ञानी मूर्खों पर था। ये निकम्मा आदमी क्या कर रहा है? ये तो सरासर बकवास है। अगर एक निकम्मा आदमी भी दूसरे दर्जे की दवाइयां बना सकता है तो लोग उन्हें क्यों पसंद करते हैं? याफी मन ही मन सोचने लगी। उसे नहीं लगता था कि शियाओ यान के पीछे कोई पुराना गुरु है, बल्कि उसने सारा श्रेय शियाओ यान की अपनी पहचान को ही दिया। गहराई से छिप जाओ। याफी की बातें सुनकर शियाओ तियान मन ही मन शिकायत करने लगा। फिर उसने शियाओ यान की ओर सिर घुमाकर देखा और अनजाने में कहा, शियाओ यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कुछ काम निपटा रहा हूँ। शियाओ तियान की पूछताछ सुनकर शियाओ यान को पता था कि ऐसा ही होगा और उसने अपना सिर हिलाते हुए दवा की गोलियों की नीलामी के लिए नीलामी घर आने का जिक्र करने से इनकार कर दिया। क्या क्या आप मुझे सच में नहीं बताएंगे? मैंने सुना है कि हाल ही में शियाओ परिवार पर अत्याचार हुआ है और उनके पास एक रसायन की कमी है। मुझे लगता है याओ लाओ इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। आपका क्या कहना है? यह देखकर कि शियाओ यान वास्तव में जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रही थी, शियाओ तियान का चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और वह मुस्कुराते हुए बोला। अंत में उसने शियाओ यान की ओर भौहें भी उठाई, जिससे उसका इरादा स्पष्ट हो गया। हालांकि वह जानता था कि शियाओ यान का नीलामी घर आने का कोई और काम नहीं था, फिर भी शियाओ यान के रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। इस दुनिया में केवल एक ही सर्वोच्च उस्ताद को शानदार अभिनय करने की अनुमति थी। सभी दिखावटी नकली चीजों का दृढ़तापूर्वक नाश करो। जियो यान, यह तो खुली धमकी थी। एक धमकी? याओ लाओ, इससे मेरा क्या लेना देना है? क्या मैंने आपके परिवार का चावल खाया या आपके परिवार का पैसा लिया? मैं आपके लिए काम क्यों करूं? 6 अध्याय 6 में इस गलतफहमी का स्पष्टीकरण दिया गया है। अध्याय 6 गलतफहमी को समझाना। मैं शियाओ परिवार के लिए गोलियां क्यों बनाऊं? कितना अपमानजनक काम है। मैं यह काम कभी नहीं करूंगा। जैसे ही जियाओ तियान बोला, याओ लाओ क्रोधित हो गया। उसके जैसे 9वीं श्रेणी के रसायन जैसे हर दिन पहली और दूसरी श्रेणी की गोलियां बनाने के लिए कहना, क्या यह कोई ऐसा काम है जो एक इंसान को करना चाहिए? हालांकि चूंकि वह अभी शियाओ तियान को हरा नहीं सकता था, इसलिए याओ लाओ निश्चित रूप से यह बात खुलकर नहीं कह सकता था और केवल अपनी आवाज शियाओ यान तक ही पहुंचा सकता था। कुछ पल शांति से बिताएं, असीम आकाश के लिए थोड़ा पीछे हटें। यह सुनकर जियाओ यान का चेहरा सिकुड़ गया। उसने लोगों को अपने पिता को धोखा देते देखा था, लेकिन कभी किसी को अपने छोटे भाई को धोखा देते नहीं देखा था। अगर याओ लाओ को भगा दिया गया तो उसकी साधना का मार्गदर्शन कौन करेगा? जहां तक शियाओ तियान की बातों की सच्चाई पर संदेह करने की बात है, उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा उसे कहा गया था, तो उसे निश्चित रूप से परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जब वह 6 साल का था, तो दूसरे पक्ष ने उसे लात मारकर सीधे चचेरे भाई शियाओ यू के कमरे में धकेल दिया था, जिससे शियाओ परिवार में छोटा बदमाश का तमगा फैल गया था और शियाओ यू ने तो 1 महीने तक उसका पीछा भी किया था। यह सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। यह जोखिम वह उठाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं यहाँ कुछ गोलियों की नीलामी करने आया हूँ। याओ लाओ की आवाज का संदेश प्राप्त करते ही शियाओ यान को और भी अधिक दुख हुआ। उसका चेहरा उतर गया और उसने अत्यंत अनिच्छा से बात की। अब तुम अच्छे लड़के नहीं बन रहे हो क्या? यह सुनकर जियाओ तियान ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया और संतुष्टि से सिर हिलाया। वह जियाओ यान के समझदारी भरे कार्यों से बहुत खुश था। अगर वह नायक को हर रोज परेशान न करता तो जिंदगी अधूरी सी लगती। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बकवास मत करना। मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। खजाने का संदूक हाथ में आ जाने के बाद जियाओ तियान अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। उसने या फेई की ओर एक भौं उठाई, उसे हल्के से चेतावनी दी और या फेई को सीधे तौर पर क्रोधित कर दिया। आप निर्दोष हैं? अरे यार, अब तो मैं ही निर्दोष नहीं रहा। याफी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने शियाओ तियान को घूरकर देखा, क्योंकि उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी परेशानी खड़ी कर दी थी। इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह थी कि उस कमीने ने बस अपनी पीठ थपथ पाई और चला गया, उसे गंदगी साफ करने के लिए छोड़कर। क्या कोई इंसान ऐसा करेगा? ठीक है, मैं यह जगह तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। कम से कम मैं तो वापस जा रहा हूँ। याफी को चुप देखकर जियाओ तियान ने मान लिया कि वह समझ गई है। उसने जियाओ यान को हाथ हिलाकर इशारा किया और जाने का इरादा किया, लेकिन अचानक याफी ने उसे पकड़ लिया और पुकारा, वहीं रुक जाओ। क्या अभी भी कुछ और बाकी है? यह सुनकर जियाओ तियान दंग रह गया। फिर पीछे मुड़कर याफी के गुस्से वाले चेहरे को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने सवाल पूछ लिया, आज का मामला? क्या आप इस तरह यूं ही चले जाने की योजना बना रहे हैं? याफी ने अपने लाल होठों को कसकर काट लिया। उसकी आंखें बर्फीले भाव से सीधे शियाओ तियान को घूर रही थीं, मानो उनमें काली अशुभ ऊर्जा उमड़ रही हो। यह सुनकर जियाओ तियान दंग रह गया। फिर मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसने नीलामी घर की दूसरी मंजिल की ओर देखा और तुरंत समझ गया। चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा। इसे मुआवजा समझो। इसके साथ ही जियाओ तियान ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक ज्वानस्तरीय दो तकनीक निकाली और उसे या फेई को सौंपने ही वाला था। पैसे देने होंगे? भाड़ में जाओ। उसके बगल में बैठी या फेई का चेहरा कभी हरा तो कभी सफेद पड़ गया, मानो उस पर से पानी टपकने ही वाला हो। उसने मुट्ठी भींचकर पूरी ताकत से शियाओ तियान पर दहाड़ मारी। इस तरह का मामला क्या सिर्फ पैसे देने से सुलझ सकता है? धिक्कार है, क्या वह सचमुच उसे उस तरह की इंसान समझता है? क्या आप मुआवजे की मांग नहीं कर रहे हैं? याफी को इस हालत में देखकर शियाओ तियान तो अवाक रह ही गया, साथ ही शियाओ यान भी पूरी तरह से असमंजस में याफी को देखने लगी। क्या इस तरह के मामले में सिर्फ कुछ मुआवजा देकर बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए? तुमने मेरी मासूमियत को बर्बाद कर दिया और अब यह बात सबको पता चल चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे से यह सब ठीक हो जाएगा? अपने गुलाबी होठों को कसकर दबाते हुए याफी ने ठंडी आवाज में कहा, साथ ही मन थोड़ा पछतावा भी महसूस किया। अगर उसे पता होता कि शियाओ तियान का उसके प्रति कोई गलत इरादा नहीं है, तो वह बिना सोचे समझे चिल्ला क्यों जाती? अब तो सब ठीक था, सबको पता चल गया था कि कुछ ही पल पहले क्या हुआ था। अब आगे उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? हालांकि यह फेई बाहर से बेहद आकर्षक और अद्वितीय दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपनी प्रतिष्ठा को किसी और से ज्यादा महत्व देती थी। शायद यही जीवन मरण की मजबूरी थी।
याफी की बातें सुनकर शियाओ तियान एकदम जम गया। उसके बगल में बैठा शियाओ यान मानो किसी चौंकाने वाली बात को सुनकर चौंक गया हो और अविश्वास से आंखें फाड़कर शियाओ तियान और याफी को देखने लगा। उसने उसकी मासूमियत को बर्बाद कर दिया। हे भगवान, यहाँ तो जानकारी का भंडार ही बहुत अधिक है। दरवाजे के बाहर जो लोग अभी अभी आए थे और जिन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हुआ है, उन्होंने ये शब्द सुने और चारों ओर दिल टूटे स्वरों की गूंज सुनाई दी। उनकी देवी वास्तव में वो भाड़ में जाए, ये सब मैं अब और नहीं जी सकता। रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाओगे? अब इसे दोबारा क्यों उठा रहे हो? जियाओ तियान भी तुरंत होश में आ गया। तो यह फेई टूटी हुई चीजों के मुआवजे की बात नहीं कर रही थी, लेकिन क्या उसने अभी अभी उसे जाने के लिए नहीं कहा था? अब ये क्या हो रहा है? वो फिर से अपनी बात से मुकर रही है। जैसा कि उम्मीद थी, औरतें बड़ी चंचल होती हैं। सब लोग, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? शाओ तियान की बातें सुनकर शाओ यान और अन्य दर्शक स्तब्ध रह गए, खासकर दरवाजे के बाहर खड़े लोग जिनके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए थे। याफी तो इसे आगे बढ़ाने की योजना भी नहीं बना रही थी। क्या यह सब स्वेच्छा से हो सकता था? हे देवी, तुम इस तरह खुद को कैसे नीचा दिखा सकती हो? आप? शाओ तियान की बातें सुनकर याफी की आवाज तुरंत भर आ गई। दरवाजे के बाहर खड़े लोगों के हाव भाव देखकर याफी की आंखें तन गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सोचते हों? याफी को शायद एहसास हो गया था कि उसके और शियाओ तियान के बीच की बातचीत में कुछ गड़बड़ है। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा एकदम लाल हो गया, मानो पका हुआ आड़ू हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह शियाओ तियान को घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। बहन, भाभी शियाओ यान स्तब्ध होकर सब कुछ देख रहा था, खासकर याफी को। उसके चेहरे पर मानो दुनिया बिखर रही हो और वह अनियंत्रित रूप से कुछ बुदबुदा रहा था। वो मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं, खाना इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? किसी और के पास पहले से मौजूद सुंदरता के आगे अफसोस की क्या तुलना हो सकती है? तुम्हारी भाभी कौन है? शाओ यान के संबोधन का तरीका सुनकर याफी का चेहरा और भी लाल हो गया। शाओ तियान और शाओ यान को गुस्से से घूरते हुए उसने तुरंत पलटवार किया। याफी की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी मानो किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। क्या तुम आग में घी डाल रहे हो? शाओ यान की बात सुनकर शाओ तियान का चेहरा तेल की तरह काला पड़ गया और उसने तुरंत गुस्से से भरे चेहरे के साथ शाओ यान के सिर पर मुक्का मारा। क्या उसे पता नहीं था कि इस समय स्थिति कितनी जटिल है? उसे भाभी कहना धिक्कार है। क्या वह घमंडी हो रहा था? या क्या लाओत्जी अब अपनी तलवार नहीं उठा सकता था? अगर उसे इस नाम से बुलाना ही था तो उसे पहले अपनी बाकी सालियों को घर लाना चाहिए था। कितनी बेअदबी है। सब लोग, आप लोगों ने गलत समझा है। मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी बात थी। अफवाहों के सच होने के डर से याफी ने तुरंत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दरवाजे के बाहर मौजूद भीड़ को सब कुछ समझाया। बिल्कुल सही, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं एक नेक इंसान हूँ, भला मैं किसी और को कैसे देख सकता हूँ? जियाओ तियान ने तुरंत कहा। जैसे ही शियाओ तियान ने बोलना शुरू किया, याफी के शब्दों से जिन लोगों के मन को अभी अभी शांति मिली थी, वे तुरंत जम गए। अब तो यह मामला लगभग तय हो चुका था और या फेई तो इसे आगे बढ़ाने की योजना भी नहीं बना रही थी। वाह, हे भगवान, या फेई, आह, मेरा तो किसी को जान से मारने का बहुत मन कर रहा है। 7 अध्याय 7 चमचा बनना आसान नहीं है। अध्याय 7 चमचा बनना आसान नहीं है। नीलामी घर में तोड़फोड़ हुई थी। ऐसी घटना के कारण निर्धारित नीलामी स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकी। याफी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नीलामी रद्द हो चुकी थी और अगली नीलामी बिल्कुल वैसे ही आयोजित की जाएगी, लेकिन अगर इस गलतफहमी को दूर नहीं किया जा सका तो यह जीवन भर का मुद्दा बन जाएगा। जब याफी ने सुना कि शियाओ तियान अभी भी जानबूझकर मामले को उलझा रहा है तो वह मन ही मन क्रोधित हो उठी और चाहती थी कि वह तुरंत उसका मुंह बंद कर दे। यह मुंह सचमुच बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। क्या ये सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करना नहीं है? इसमें बड़ी बात क्या है? या फेई के चेहरे पर गुस्से और चिंता के भाव देखकर शियाओ तियान का उसे चिढ़ाने का इरादा खत्म हो गया। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और वह दरवाजे के बाहर भीड़ की ओर चल पड़ा। आज के मामले के संबंध में आप सभी ने क्या देखा? चेहरे पर मुस्कान लिए और मनुष्यों और जानवरों के प्रति हानिरहित दिखते हुए जियाओ तियान ने एक स्नेही बुजुर्ग पड़ोसी की तरह धीरे धीरे भीड़ से बात की। क्या तुम धमकी देने की हिम्मत कर सकते हो? शाओ तियान को देखकर भीड़ थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन वे जल्दी ही समझ गए। उनके चेहरे लाल हो गए और वे उत्तेजित होकर जवाब देना चाहते थे। धत तेरी की, एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को धमकाने की हिम्मत की। क्या उसने सचमुच उनके साथ कचरे जैसा व्यवहार किया? मैंने आज कुछ देखा या सुना नहीं। क्या मैं अब जा सकता हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने भी कुछ नहीं सुना और नहीं कुछ देखा। भीड़ अभी पलटवार करना ही चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने शियाओ तियान के पीछे पंख फैले हुए देखे तो वे पल भर में अवाक रह गए। उनके चेहरे तुरंत ही प्रशंसा भरी मुस्कान में बदल गए। अभी तो वे बस इस जगह से जाना चाहते थे। वुतान शहर जैसी छोटी जगह में भी दो वांग से सामना हो पाना, क्या यह उनके साथ खिलवाड़ नहीं था? यह सोचकर कि वे केवल अपनी संख्या के बल पर शियाओ तियान को सबक सिखाना चाहते थे, वह विचार अब तुरंत गायब हो गया। एक दो वांग से लड़ रहा था, उनके पास भागने के लिए अच्छा घोड़ा भी नहीं था। मुझसे बात करना आसान है, बहुत आसान। निश्चिंत रहें, मैं हमेशा लोगों के प्रति मिलनसार और दोस्ताना व्यवहार रखता हूं। अपने सबसे करीब खड़े व्यक्ति के कंधे पर थपथपाते हुए जियाओ तियान मुस्कुराया और बहुत शांति से बोला। हे, शाओ तियान को इस हालत में देखकर भीड़ के दिल की धड़कनें थमसी गईं। यह कमीना मुस्कुराहट के पीछे छुपा था। क्या वह उन्हें जान से मारकर चुप कराने की योजना बना रहा था? आप सभी आज के मामले के बारे में जानते ही होंगे, वरना जौहारमनी एप को आप लोगों से विस्तार से बातचीत करने देने के लिए मुझे दोष मत देना। भीड़ के कांपते पैरों को देखकर जियाओ तियान बहुत संतुष्ट हुआ। खासकर जब वह अंत तक पहुंचा तो उसने आप सब समझ गए के भाव से अपनी भौहें भी ऊपर उठा ली। फुफकार, ये शब्द सुनते ही भीड़ को तुरंत अपने पीछे एक सिहरन महसूस हुई। उनके चेहरे भय से भर गए और वे अनजाने में अपनी जांघों को कसने लगे। यह तो सरासर क्रूरता है। अब तो कोई चारा ही नहीं है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो घर में सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। भीड़ को अनसुना करने की हिम्मत न करते देख जियाओ तियान ने अपना सिर हिलाया। अगर यह बात फैल गई तो शुनैर शायद लौटते ही उसके दरवाजे पर पहरा लगा देगी और उसके बूढ़े आदमी शादी की तैयारियों में जुट जाएंगे। वह ऐसी मुसीबत नहीं चाहता था, इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही सबके हित में है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। भीड़ के चेहरों पर भयभीत भाव देखकर जियाओ तियान समझ गया कि जौहारमनी एप का प्रभाव प्राप्त हो चुका है।
उसने हाथ हिलाया और तुरंत बोलना शुरू किया। मैं अभी निकल रहा हूँ। मैं अभी निकल रहा हूँ। यह सुनकर भीड़ को ऐसा लगा मानो उन्हें बड़ी माफी मिल गई हो और वे तुरंत वहां से निकलना चाहते थे। दुर्भाग्यवश उनके पैर थोड़े अकड़े हुए और ऐंठन से भरे हुए थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे की मदद से निकलना पड़ा। अम्मा, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? सभी को जाते हुए देखकर केवल पहले आने वाले 2 लोगों को ही शेष पाते हुए जियाओ तियान थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने कुछ उलझन में पूछा, क्या जियाओ परिवार में अभी भी कर्मचारियों की कमी है? यह सुनकर दोनों तुरंत होश में आ गए। उनमें से एक थोड़ा हकलाया, जिसमें असाधारण रूप से तीव्र इच्छा के साथ साथ झिझक भी झलक रही थी। क्योंकि वे सबसे पहले पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें पता था कि जियाओ तियान जियाओ परिवार का युवा स्वामी है। यह सोचकर कि जियाओ परिवार के पास अब एक दो वांग विशेषज्ञ है, उन दोनों के दिमाग तुरंत सक्रिय हो गए। अगर वे शियाओ परिवार में शामिल हो जाते तो न केवल उन्हें गले लगाने के लिए एक मजबूत सहारा मिलता, बल्कि उन्हें आज की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। एक दो वांग विशेषज्ञ का मतलब बिल्कुल स्पष्ट था, यह सचमुच बहुत बड़ा कल्याण था। वर्तमान का लाभ उठाकर सबसे पहले चापलूस नंबर 1 और नंबर 2 के पद सुरक्षित कर लेने से यदि भविष्य में शियाओ परिवार और मजबूत हो जाता है तो उनके साथ जुड़ने की इच्छा से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शियाओ परिवार तुम दोनों को बिल्कुल नहीं रखेगा। यह सुनकर जियाओ तियान ने बिना किसी झिझक के मना कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? 2 ऐसे आदमियों को जो एक दूसरे को गले लगाते और प्यार करते हैं, जियाओ परिवार में शामिल होने देना? कौन जाने वे क्या करेंगे? यह सोचकर ही जियाओ तियान को घबराहट होने लगी। इस क्षण 10,000 शब्द जिनमें अवर्णनीय सामग्री समाहित थी, एक पल में ही आंखों के सामने से गुजर गए को। जब शियाओ तियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके आत्मसमर्पण को अस्वीकार कर दिया तो उन दोनों का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। यह कहानी सही नहीं थी। क्या यह पदोन्नति पाना, वेतन वृद्धि प्राप्त करना, भारी जिम्मेदारियां सौंपी जाना, उधार ली गई शक्ति से दूसरों को धमकाना और उसके बाद अपने जीवन के शिखर की ओर बढ़ना नहीं होना चाहिए? वह इस तरह से मना कैसे कर सकता है? अगर उन दोनों को पता होता कि शियाओ तियान को उनकी यौन अभिविन्यास पर संदेह होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है तो कौन जानता है कि उनके मन में क्या विचार आते। युवा स्वामी मैं उनमें से एक अभी भी शियाओ तियान को समझाने के लिए अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन शियाओ तियान ने उसे समझाने का मौका नहीं दिया और सीधे हाथ हिलाकर उन दोनों को वहां से भगा दिया। ठीक है, यह मामला सुलझ गया। यह सब खत्म करने के बाद जियाओ तियान ने याफी की ओर भौहें उठाई, अपने माथे पर बालों को संवारा और लापरवाही भरे लहजे में बोला, बड़े भाई, क्या आप सचमुच एक दो वांगी हैं? यह सुनकर शियाओ यान और याफी तुरंत होश में आ गए। शियाओ यान ने शियाओ तियान के पीछे के पंखों को लालसा भरी निगाहों से देखा और कुछ अविश्वास के साथ बोली। हालांकि याओ लाओ ने उसे बहुत पहले ही बताया था कि उसके बड़े भाई शियाओ तियान की शक्ति बहुत अधिक है, फिर भी अपनी आंखों से यह दृश्य देखकर शियाओ यान को बहुत बड़ा झटका लगा। सुखद आश्चर्य के साथ साथ उसके मन में थोड़ी उदासी भी छा गई। वह व्यक्ति उससे मात्र 3 वर्ष बड़ा था और पहले से ही डोवांग था, जबकि वह स्वयं अभी भी डोजीची के 9वें चरण में था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इतने वर्षों तक अपना जीवन व्यर्थ ही व्यतीत किया हो? भंडारण घेरे के अंदर मानो कुछ महसूस करते हुए याओ लाओ ने सीधे थूक दिया। बाहर का निरीक्षण करते ही याओ लाओ तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। सांस शियाओ यान के चेहरे के भाव देखकर याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया। वाकई चोट काफी जोरदार थी। एक अच्छे शिक्षक होने के नाते सौभाग्य से उन्होंने शियाओ यान को यह नहीं बताया था कि शियाओ तियान पहले ही डोजोंग पहुंच चुका है, अन्यथा शियाओ यान पूरी तरह से टूट जाती। जैसा कि उम्मीद थी, इस बूढ़े आदमी में अभी भी दूरदर्शिता बाकी है। याओ लाओ ने मन ही मन थोड़ा आत्मसंतुष्ट होकर सोचा, इसमें हंगामा करने जैसी क्या बात है? यह सुनकर जियाओ तियान ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। बिल्कुल नहीं। एक्टिंग किंग ऑफ एक्टिंग कूल के सामने इतना कूल दिखना, यह एहसास अपने आप में ही बहुत बढ़िया था। इस रोमांच को सबके साथ साझा करने की कोई जरूरत नहीं थी। शियाओ तियान को इतनी लापरवाही से बात को टालते देख शियाओ यान के होंठ फड़कने लगे और वह सचमुच शियाओ तियान के चेहरे पर एक मुक्का मारना चाहता था। धत तेरी की, ये तो एक डूवांग है, तुम इतना कूल क्यों नहीं दिख रहे हो कि कूल दिखने से भी ज्यादा डर लग रहा है? मैं तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया मिस याफेई। इस दो तकनीक को क्षतिपूर्ति मानिए, मैं अब चलता हूँ। यहाँ और रुकने का मन न होने के कारण जियाओ तियान ने दो तकनीक को पीछे छोड़ दिया, फिर याफी को हाथ हिलाकर हल्के फुल्के अंदाज में वहां से चला गया और उन दोनों को केवल अपनी जाती हुई आकृति के साथ छोड़ गया। 8 अध्याय 8 महावृद्ध बहुत दुखी हैं। अध्याय 8 महान बुजुर्ग दुखी हैं। शियाओ तियान को यूं ही जाते देख शियाओ यान और याफी दोनों एक पल के लिए सदमे से बाहर आ गईं। आखिर उसे इतनी जल्दी क्यों थी? क्या वह थोड़ी देर रुककर बातचीत नहीं कर सकता था? शियाओ यान, क्या वह सचमुच तुम्हारा बड़ा भाई है? होश में आने के बाद याफी ने शियाओ यान की ओर तिरछी नजर डाली और जिज्ञासा से भरी निगाहों से पूछा। याफी स्वाभाविक रूप से शियाओ परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी के बारे में जानती थी, लेकिन जब तक वह बुतान शहर पहुंची तब तक दूसरा पक्ष बहुत पहले ही घर छोड़ चुका था, इसलिए याफी को स्वाभाविक रूप से उनसे मिलने का मौका कभी नहीं मिला। यह जानते हुए कि शियाओ तियान ने 9 साल की उम्र में ही दुनिया घूमने का फैसला कर लिया था, याफी ने मन ही मन शियाओ तियान नाम के इस व्यक्ति को याद कर लिया था। किसने सोचा होगा कि उससे मिलने पर वह उसे 3 बड़े आश्चर्य देगा, जिससे उसका दिमाग चकरा जाएगा। पहला आश्चर्य एक बुरे इरादों वाला सज्जन व्यक्ति और वह लगभग। दूसरा आश्चर्य याफी की नजर में जो इतनी कम उम्र में घर छोड़ने की हिम्मत करता है और लगभग 10 साल बाद ही लौटता है, उसे तार्किक रूप से दृढ़ निश्चयी और रहस्यमय होना चाहिए। लेकिन दूसरे पक्ष का वर्तमान रूप सरासर तुच्छ था, वह बिल्कुल एक फिजूल खर्ची करने वाले नौजवान की तरह दिख रहा था। यह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। तीसरा आश्चर्य इतनी कम उम्र में ही डो वांग बन जाना, यह तो सचमुच एक राक्षस जैसा था। डो हुआंग के उससे भी ऊंचे स्तर की बात करें तो याफी उस दिशा में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता था। एक डो वांग तो पहले से ही काफी भयानक था। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें मेरा बड़ा भाई पसंद तो नहीं आएगा, है ना? यह सुनकर जियाओ यान भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। याफेई की आंखों में जिज्ञासा का भाव देखकर जियाओ यान को मन ही मन थोड़ी बेचैनी हुई और उसने चिड़चिड़े स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं। यह सुनकर याफेई भी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ यान ऐसा सवाल पूछेगी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अवाक होकर जवाब दिया, ये वो दवाइयां हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। जरा इनकी कीमत तो देखिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, या फिर इन्हें दवाइयों के बदले देना भी चलेगा। एक आंख भरते हुए और यह सोचते हुए कि इस समय उसे सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत है, जियाओ यान ने इन विचारों को नजरअंदाज किया। अपनी स्थानिक अंगूठी से शेष फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर निकाला और फिर याफी से कहा, धिक्कार है उस आदमी पर
यह देखकर कि स्थानिक वलय में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर के केवल 3 भाग ही बचे हैं, जियाओ यान इतना क्रोधित हुआ कि उसके दांत खुजली करने लगे और वह चाहता था कि वह जियाओ तियान को वापस खींच कर लाए और उसकी जमकर पिटाई करे। धत तेरी की, इतनी ज्यादा मात्रा में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर लेकर नहाने के पानी में भिगोना, बाप रे। नीलामी घर से निकलकर जियाओ तियान सीधे जियाओ परिवार के पास लौट आया। हालांकि मुख्य द्वार पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे मुख्य हॉल में बुला लिया। बूढ़ा आदमी किसी काम से मुझे ढूंढ रहा है। गार्डों की बातें सुनकर जियाओ तियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने जम्हाई ली और काफी लापरवाही से बात की। शियाओ परिवार में इस समय कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी वे उसे कुछ मामूली मामलों के लिए बुला रहे थे। क्या उन्हें नहीं पता था कि उसका समय कीमती है? हर मिनट कुछ खजाने के बक्से मिलने से वह सीधे अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाएगा। हालांकि उसने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बूढ़े आदमी के निर्देशानुसार जियाओ तियान फिर भी मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। कितने लोग, जैसे ही उसने मुख्य हॉल में कदम रखा, शियाओ तियान को लगा कि वातावरण कुछ असामान्य है। उसने ऊपर देखकर पाया कि सभी बुजुर्ग यहाँ एकत्रित हैं, जिससे शियाओ तियान थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। तियानेर, जल्दी इधर आओ। मुख्य सीट पर बैठे शियाओ तियान को देखकर शियाओ झान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने शियाओ तियान को हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह उसके ठीक नीचे वाली सीट पर बैठ जाए। इतने होनहार बेटे और इतने अच्छे व्यवहार वाले अधीनस्थों के साथ परिवार का मुखिया होना कितना संतोषजनक लगता था। बोलते समय जियाओ जान ने एक नजर महावृद्ध पर डाली। दूसरे पक्ष को अपना सिर झुकाए और जियाओ तियान की आंखों में देखने की हिम्मत न करते हुए देखकर उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। अरे यार, तुम तो हमेशा बहुत घमंडी रहते थे, अब तुम्हें डर के मारे कांपना भी आ गया है, जियाओ जान ने मन ही मन खुशी से सोचा। शियाओ तियान के आगमन को देखकर सबके चेहरे गंभीर हो गए। हालांकि शियाओ तियान द्वारा महान एल्डर की पराजय की बात शियाओ परिवार के बाहर नहीं फैली थी, लेकिन शियाओ परिवार के आंतरिक वरिष्ठ होने के नाते वे किसी और से ज्यादा स्पष्ट रूप से जानते थे कि क्या हुआ था। महान बुजुर्ग को शियाओ तियान ने एक ही बार में मार डाला था। एक महान दो मास्टर भी एक ही बार में मारा गया था। शियाओ तियान की ताकत के बारे में सभी को एक स्पष्ट अनुमान था, जो कम से कम इतना तो था ही, एक डॉलिंग। यह सोचकर सभी बड़े बुजुर्गों को अंदर ही अंदर बेहद सुकून मिला। शियाओ तियान जैसे प्रतिभाशाली युवा के साथ उनके शियाओ परिवार का भविष्य असीम था। वुतान शहर उनकी प्रगति की गति को रोक ही नहीं सका, यह तो उनके लिए महज एक पड़ाव था, स्वयं को मौत के घाट उतारना। इस समय महान बुजुर्ग को भी गहरा अफसोस हो रहा था। आखिर वह बिना किसी अच्छे कारण के परिवार के मुखिया पद के लिए इतना जुनूनी क्यों रहता था? अगर भविष्य में शियाओ जान और शियाओ तियान उसके लिए मुश्किलें खड़ी करते तो उसे पूरा यकीन था कि कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। यह एक ऐसा परिवार था जो रक्त संबंधों से कायम था, लेकिन परिवार के हित सर्वोपरि थे। नमस्कार। बड़ों बड़ों को मुस्कुराते हुए नमस्कार करते हुए जियाओ तियान सीधे जियाओ जान की सीट के नीचे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। शियाओ तियान के इस कृत्य में बड़ों को कुछ भी अनुचित नहीं लगा, बल्कि उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक एक करके मुस्कुराए। उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। इस समय अगर जियाओ जान कबीले के मुखिया का पद भी छोड़ दे तो वे मान जाएंगे, मामूली निचले पद की तो बात ही छोड़िए। बूढ़े आदमी, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? कुर्सी की पीठ पर आलस से टेक लगाकर जियाओ तियान ने अपनी कोहनी कुर्सी पर टिकाकर अपना सिर ऊपर उठाया और जियाओ जान से पूछा, कल पारिवारिक मूल्यांकन है। मेरा और बड़ों का यही कहना है कि हम आशा करते हैं कि आप अपनी साधना को थोड़ा संयमित रख सकते हैं। जब शियाओ तियान ने सीधे सवाल पूछा तो शियाओ जान ने बात को लंबा नहीं खींचा और सीधे सीधे बोल पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी, जिससे स्पष्ट था कि उसके मन में कुछ बुरा इरादा था। बूढ़े आदमी, तुम लोग तो बड़े ही चालाक हो। यह सुनकर जियाओ तियान थोड़ा चौंक गया, फिर उसे बात समझ में आई। उसने सीधे जियाओ जान और बाकी लोगों को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। उम्र बढ़ने के साथ साथ और मजबूत होना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने पहले कुछ गंदी बातें सोची थीं। अंततः उम्र बढ़ने के साथ साथ चालाक होते जाना ही सही व्याख्या थी। और ये और भी गंदा क्यों लग रहा है? अहम, चालाक से तुम्हारा क्या मतलब है? ये एक रणनीति है, एक रणनीति। समझे? शियाओ तियान की बातें सुनकर शियाओ झान ने अपनी भौहें उठाईं और ऐसे भाव से बोला जैसे सब लोग समझ गए हों। हाँ हाँ। अपना वाक्य समाप्त करते ही जियाओ जान सीधे हंस पड़ा और बड़े बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया। चिंता मत करो, तब तक मैं बस यह दिखावा कर लूंगा कि मैं 5 स्टार डो प्रैक्टिशन स्तर पर हूं। सभी की ओर हाथ हिलाते हुए जियाओ तियान ने आश्वासन दिया। क्या यह शेर को खाने के लिए सुअर की तरह व्यवहार करना नहीं था? इतना छोटा सा मामला तो बिल्कुल आसान था। 19 साल की उम्र में एक 5 स्टार डो प्रैक्टिशन, इस स्तर की शक्ति शायद निकम्मे शियाओ यान से थोड़ी ही अधिक थी। तब तक लोग शायद यह सोचने लगे होंगे कि शियाओ परिवार को बचाना असंभव है। कहावत है ना, जब पेड़ गिरता है तो बंदर इधर उधर भाग जाते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अगर कोई अचानक उन्हें धोखा देकर उनके परिवार पर हमला कर दे तो उनके निर्दयी होने में कोई बुराई नहीं है। मुझे एक आड़ू दो और मैं तुम्हें बदले में एक जेड पत्थर दूंगा। मुझे बिल्ली की तरह तंग करोगे तो मैं तुम्हारे चेहरे पर पेशाब कर दूंगा। बुजुर्ग साहब, कुछ दिनों में कोई बड़ी घटना होने वाली है। आप लोग बेहतर तैयारी कर लीजिए, ठीक है? सभी को दिवा स्वप्नों में खोया हुआ और उनसे बाहर निकलने में असमर्थ देखकर जियाओ तियान के होंठ फड़क उठे। फिर भीड़ से बात करते हुए उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। हम, क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम जानबूझकर अपने पिताजी को चिढ़ा रहे हो? यह सुनकर सबकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्हें लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उन्होंने चिंता से शियाओ तियान की ओर देखा। इसी बीच शियाओ तियान की शरारती मुस्कान देखकर शियाओ जान तुरंत समझ गया कि इसमें कोई चाल है और उसने कुछ अजीब लहजे में पूछा, यह तो कुछ भी नहीं है। शियाओ यानजी के लिए यह बहुत अच्छी बात है, ज्यादा कुछ कहे बिना जियाओ तियान सीधे खड़ा हो गया। जियाओ जान की ओर पीठ करके हाथ हिलाया और बनावटी रहस्य के साथ बोला, सब लोग, एक अच्छी बात, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। 9 अध्याय 9 एक गुरु का अकेलापन। अध्याय 9 विशेषज्ञ होना कितना अकेलापन भरा होता है। धरती पर यह क्या है? अपने कमरे में लौटकर जियाओ तियान ने सीधे उस वस्तु को निकाला जिसे उसने खजाने की पेटी से खोला था। यह देखकर कि वह एक लाल पर्ची निकली, जियाओ तियान की आंखें सिकुड़ गईं और उसका मन उलझन से भर गया। स्क्रैच, उस पर लिखा नाम देखकर जियाओ तियान के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे और उसे मन ही मन कोसने की तीव्र इच्छा हुई। धिक्कार है, सोने के खजाने से लॉटरी का टिकट निकला। यह तो वाकई बहुत बड़ा धोखा था। यह तो छोड़ ही दीजिए कि पैसे का लेन देन कहाँ हो सकता है। क्या इस तरह के संदूक को पैसे से मापा जा सकता है? अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मुझे खुश होना चाहिए या दुखी? यह एक गंभीर सवाल है।
सौभाग्य से यह लॉटरी का टिकट नहीं है। कल्पना की आखिरी किरण को थामे हुए जियाओ तियान ने स्क्रैच के परिचय को पढ़ना समाप्त किया और फिर राहत की सांस ली। पता चला कि तथाकथित स्क्रैच कार्ड सिर्फ एक साधारण ड्राइंग थी, जो भी तस्वीर सामने आती वह आपकी हो जाती। धोखाधड़ी वाली बात यह थी कि इसमें पुरस्कारों का कोई विवरण या भौतिक तुलना नहीं थी, केवल एक ही ड्राइंग क्षेत्र था। उफ, 100% जीतने की दर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी होने वाली है। स्पष्ट लाल रंग में छपे शब्दों को देखकर जियाओ तियान को कोई सुखद आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसे कुछ चिंता हुई। यह तो वाकई किसी 3 साल के बच्चे को ठगने की चाल लग रही है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उसके साथ प्रयोगशाला के चूहे जैसा व्यवहार किया हो? बिल्कुल नहीं। चाहे यह बच्चा भूख से मर जाए, चाहे उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। अरे छोड़ो भी, मैं इसे आजमा कर ही लेता हूं। जैसे ही शियाओ तियान मना करने ही वाला था कि भाई जिंजे का प्रसिद्ध कथन अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। कुछ सोचने के बाद भी उसने उसे सीधे खोल ही दिया। फुफकार, कितनी खुशबूदार! क्या बकवास है। अच्छी खुशबू आ रही है वाला जो दृश्य उसने कल्पना किया था वह साकार नहीं हुआ। स्क्रैच पेपर पर लिखे 4 बड़े अक्षरों को देखकर जियाओ तियान का मुंह मानो खून से लथपथ हो गया। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। 100% जीत दर का वादा कहा गया। यह तो लोगों को हद से ज्यादा परेशान करना है। भूष! जैसे ही जियाओ तियान जोर से गाली देने ही वाला था, अचानक एक काली रोशनी चमकी और उसने देखा कि स्क्रैच कार्ड गायब हो गया और उसकी जगह एक छोटा सा काला कार्ड आ गया। जबरन बदकिस्मती का कार्ड। मेजबान द्वारा एक बार इस्तेमाल किए जाने पर यह किसी व्यक्ति पर 1 सप्ताह तक बदकिस्मती ला सकता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति ठंडे पानी से दम घुटकर मर जाए या चलते समय ठोकर खाकर मर जाए। उपयोग विधि, इसे व्यक्ति पर चिपका दें। गलत सर। शरारतों के लिए एक जरूरी चीज। इस कार्ड को देखकर जियाओ तियान की सांस अटक गई। यह कार्ड वाकई बहुत शानदार लग रहा था, मानो किसी सोने के खजाने से निकला हुआ हो। हालांकि वह खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरों को, खासकर दुश्मनों को चिढ़ाने के लिए यह एक अचूक हथियार था। कार्ड को सावधानीपूर्वक रखते हुए जियाओ तियान को कितनी खुशबूदार वाली घटना फिर से याद आ गई और उसके चेहरे पर तुरंत एक अजीब सी झंझनाहट हुई। जैसा कि उम्मीद थी। कितनी खुशबूदार का नियम वाकई बहुत शक्तिशाली है। फुफकार, कितनी खुशबूदार! अगले दिन शाओ परिवार की शक्ति परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। हालांकि परीक्षाएं समय समय पर होती रहती थीं, लेकिन यह विशेष परीक्षा कुछ महत्वपूर्ण प्रतीत हुई। आखिरकार युवा पीढ़ी बड़ी हो चुकी थी और अब समय आ गया था कि उन्हें अपने अपने मामलों को संभालने के लिए विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया जाए। संसाधन हमेशा से ही योग्य लोगों के होते आए हैं और जियाओ परिवार बिना क्षमता वाले आलसी लोगों का समर्थन करना जारी नहीं रखेगा। भाई शियाओ तियान, क्या आप वहां हैं? जियाओ तियान अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि घर के बाहर से जुनैर की चीखें सुनाई दी। जियाओ तियान ने अपनी आंखें मली और नींद में ही बिस्तर से उठ गया। एक साधक के रूप में जियाओ तियान ने साफ सफाई की और कपड़े पहने, फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला। जुनैर, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? परीक्षा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। शियाओ तियान ने जम्हाई ली, आलस से ऐसे दिख रहा था जैसे अभी अभी जागा हो, और कुछ चिड़चिड़ाहट भरे लहजे में बोला। भाई शियाओ तियान, क्या आप कल नीलामी घर गए थे? शियाओ तियान को इस हालत में देखकर और उसे मिले संदेश के बारे में सोचकर शुनैर के चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिलाजुला भाव आ गया। उदास चेहरा बनाकर उसने ठंडे लहजे में कहा, हम। यह सुनकर जियाओ तियान एकदम से सतर्क हो गया। जुनैर की वर्तमान स्थिति देखकर उसे तुरंत एहसास हो गया कि मामला खुल चुका है। बूढ़े लिंग यिंग, धिक्कार है, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा सोचने के बाद जियाओ तियान तुरंत समझ गया कि गड़बड़ कहाँ हुई है। उसने आंगन में खड़े विशाल पेड़ पर नजर डाली, उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। हम, क्या हो रहा है? क्या उसने मुझे खोज लिया? शियाओ तियान की हरकत देखकर चुपकर बैठा लिंग यिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। अचानक ठंडी हवा का झोंका लगने से वह घबराकर सिकुड़ गया और उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। जुनैर, अगर मैं कहूं कि मैं बस कुछ काम निपटाने गया था और संयोगवश उस मामले में फंस गया, तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगी? शुनैर के चेहरे को सहलाते हुए जियाओ तियान ने शुनैर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी भरी थी और उसने मोहक आवाज में धीरे धीरे बात की। भाई शियाओ तियान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एमे शाओ तियान द्वारा चेहरे पर सहलाए जाने पर शुनैर का चेहरा पल भर में लाल हो गया, मानो कोई पका हुआ चेरी हो। अपना सिर नीचे झुकाकर और शाओ तियान की निगाहों में सीधे देखने की हिम्मत न करते हुए उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर मच्छर की भिनभिनाहट जैसी आवाज निकली। इस बार तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझ पर शक करने की हिम्मत की तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। शाओ तियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर गंभीर चेहरा बनाकर तीखे स्वर में बोला, हम अहमद। जुनैर भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करेगी। यह सुनकर कि जियाओ तियान भविष्य में उस पर ध्यान नहीं देगा, शुनैर तुरंत घबरा गई। जियाओ तियान का हाथ पकड़कर और अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से सीधे उसकी ओर देखते हुए उसने जल्दी से एक वादा किया, अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी। याद रखना, मुझे अवज्ञाकारी शुनैर पसंद नहीं है। यह देखकर शियाओ तियान के होठों के कोनों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। शुनैर के घबराए हुए चेहरे को देखकर उसने उसे उकसाते हुए बोलना शुरू किया। मम्मा, यह सुनकर शुनैर ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। हालांकि शाओ परिवार में आने के अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। अगर भाई शियाओ तियान को पता चल गया कि उसने उससे झूठ बोला है तो क्या वह शुनैर को नहीं चाहेगा? शुनैर मन ही मन सोचने लगी। हे, शुनैर की निगाहों में आए बदलाव से शियाओ तियान स्वाभाविक रूप से समझ गया कि दूसरा पक्ष किस बात को लेकर चिंतित है। उसके होठों के कोने हल्के से फड़क रहे थे, लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। यह एक तुरुप का पत्ता था, अन्यथा गोवंश की युवती शुनैर भविष्य में उसकी उंगलियों पर कैसे नाच सकती थी? तुम मुझे कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? शुनैर को इतनी आसानी से शांत होते देख जियाओ तियान ने अपना सिर हिलाया और उसके दिल में शीर्ष पर अकेलेपन का एहसास उमड़ आया। इस बार उन्हें अपने घर के पीछे आग लगने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वैसे यह घर किसका है यह तो सभी जानते हैं। चलो चलें, चौक की ओर चलते हैं। जागने के बाद जियाओ तियान का सोने का कोई इरादा नहीं था। उसने जुनैर का हाथ पकड़ा और परीक्षण शिला की दिशा में चल पड़ा। जहां तक शुनैर की बात है, उसने शियाओ तियान को अपना हाथ पकड़ने दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी और वह सुखद आश्चर्य से भरी हुई थी। अब तो सब खत्म। अगर परिवार को यंग मिस के मामले के बारे में पता चल गया तो क्या वे इस बच्चे के 1000 टुकड़े नहीं कर देंगे? यंग मिस शुनैर को इस हालत में देखकर लिंग यिंग को भला क्या पता नहीं चल रहा था। वह तो काफी समय से जानता था कि शुनैर के मन में शियाओ तियान के लिए भावनाएं थीं, लेकिन 10 साल बीत गए थे और वह अब भी उसे भूल नहीं पाई थी। अब तो वह पूरी तरह से सीधे उसमें गिर पड़ी थी। कुल की ओर से बढ़ते दबाव के बारे में सोचते हुए लिंग यिंग को उन दोनों के लिए थोड़ी चिंता होने लगी।
उनकी पहचानें बहुत अलग थीं और भविष्य में कुछ न कुछ होना तय था। 10 गरिमा की पुनः प्राप्ति। अध्याय 10 गरिमा को वापस पाना। भाई श्याओ तियान और शुनेर अभी चौक पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक लड़की उनके ठीक सामने कूद पड़ी। लड़की ने बैंगनी रंग की लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसका आकर्षक शरीर और पवित्रता एवं मोहकता का अनूठा मिश्रण था। वह वाकई एक नवोदित सुंदरी थी। श्याओ तियान को देखकर लड़की का चेहरा खुशी से भर गया, लेकिन जब उसने देखा कि श्याओ तियान ने शुनेर का हाथ पकड़ रखा है तो उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। श्याओ मेई बहुत दिनों बाद मिले अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर जियाओ तियान को अपने दिल में सहज घृणा का अनुभव हुआ और उसकी आवाज कुछ हद तक ठंडी लग रही थी। बैटल थ्रू द हेवंस की कहानी को अच्छी तरह जानने के कारण वह स्वाभाविक रूप से श्याओ मेई के व्यक्तित्व को समझ गया था। हालांकि वह अपनी युवावस्था में जिद्दी थी, लेकिन कुछ घटनाओं के घटित होने के कारण उसमें कुछ आत्मजागरूकता आ जानी चाहिए थी। हम श्याओ मेई के चेहरे के भाव देखकर शुनेर को कुछ समझ आ गया। उसने सहज ही श्याओ तियान का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। शुनेर कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने श्याओ मेई को ठंडेपन से देखा और इसके भीतर का अर्थ स्वतः स्पष्ट था। भाई श्याओ तियान, वापस आने के बाद से आप मुझसे क्यों बच रहे हैं? शुनेर को इस तरह व्यवहार करते देख श्याओ मेई की आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद उसका चेहरा अन्यायपूर्ण भाव से भर गया और उसने अपना छोटा सा मुंह फुलाकर श्याओ तियान से बात की। उफ, यह तो बहुत खट्टा है। हवा में फैली खट्टी गंध को सूंघते हुए मानो सिरके का कोई जार गिर गया हो। जियाओ तियान ने असहजता से भरे चेहरे के साथ दोनों लड़कियों की ओर देखा। तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुमसे बच नहीं रहा था, मैं बस बहुत व्यस्त था। श्याओ मेई के असंतुष्ट चेहरे को देखकर श्याओ तियान ने अपना सिर हिलाया और समझाया, अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। श्याओ मेई को इस हालत में देखकर श्याओ तियान को बचपन में साथ खेलने की याद आ गई और उसके मन में पहले से मौजूद घृणा थोड़ी कम हो गई। उसे एक नासमझ छोटी बहन समझते हुए उसने हाथ हिलाया, ये शब्द कहे और फिर शुनेर को खींचकर दूर ले गया। भाई श्याओ तियान को उससे कोई मतलब न रखते हुए देखकर श्याओ मेई का दिल दुख से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसा क्या गलत किया था जिससे श्याओ तियान इतना असंतुष्ट हो गया था। उसे अच्छी तरह याद था कि भाई श्याओ तियान हमेशा लोगों के प्रति बेहद दयालु थे, तो अब सब कुछ क्यों बदल गया था? श्याओ मेई, तुम्हें किसने तंग किया? जैसे ही जियाओ तियान वहां से निकला, जियाओ परिवार के शिष्यों का एक समूह वहां आ गया। समूह के मुखिया ने जियाओ मेई के उदास चेहरे को देखकर खुद को सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। हम ये तुम्हारा काम नहीं है। यह देखकर कि वह श्याओ निंग था, श्याओ मेई, जो अभी भी गुस्से में थी, ने नाखुशी में एक ठंडी आह भरी और सीधे भाग गई। क्या इस श्याओ मेई ने बारूद खा लिया? हमेशा उसका सम्मान करने वाली श्याओ मेई को इस बार इतनी हिंसक प्रतिक्रिया करते देख श्याओ निंग भी स्तब्ध रह गया और उसने बड़े आश्चर्य से कहा, युवा मास्टर जियो यान आ रहा है। जब जियाओ निंग सोच ही रहा था कि जियाओ परिवार का एक सदस्य पास आया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे जियाओ यान की ओर इशारा किया, अपने होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसे याद दिलाया, अरे क्या वो अब भी परीक्षा देने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम्हें खुद को मूर्ख साबित करने और बड़े भाई श्याओ तियान और बाकी लोगों के सामने अपनी सारी इज्जत गंवाने का डर नहीं है? श्याओ यान को देखकर श्याओ निंग के होठों के कोने भी हल्के से मुड़ गए। पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने पैरों तले रौंदने की सोचकर उसके दिल में अचानक कुछ ताजगी सी महसूस हुई और चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए उसने बोलना शुरू किया, युवा स्वामी श्याओ निंग, क्या हम जाकर आपसे मिलें? यह सुनकर सभी ने तुरंत एक जैसी मुस्कान बिखेर दी और श्याओ परिवार के उस सदस्य ने निर्देश मांगे, नमस्कार, भूल जाओ। अगर बड़े भाई श्याओ तियान को पता चल गया तो मैं इसके परिणाम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर जियाओ निंग दंग रह गया। फिर उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। जियाओ परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा था। अगर जियाओ तियान वापस नहीं आया होता तो वह जियाओ यान को धमका सकता था, लेकिन अब जियाओ तियान वापस आ गया था और उसने एक ही चाल में अपने दादा को परास्त कर दिया था। अब तो उसके दादाजी भी श्याओ तियान को देखकर डर से अवाक रह गए थे। अगर वे ऐसे समय में श्याओ यान को धमकाने जाते तो क्या यह अपने ही मुंह पर तमाचा मारने और मौत को दावत देने जैसा नहीं होता? जी हाँ। अब जबकि युवा स्वामी श्याओ तियान वापस आ गए हैं, हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। मुझे बस इस बात का डर है कि यंग मास्टर श्याओ तियान को पता चल जाएगा कि हमने पहले क्या किया था और वह हमें नहीं छोड़ेगा। सब ठीक होना चाहिए, है ना? वह इतने लंबे समय से वापस आ चुका है और हमें ढूंढने नहीं आया है। जब श्याओ निंग ने श्याओ तियान का नाम लिया तो सबका चेहरा तुरंत बदल गया। कुछ लोगों के मन में चिंता भर गई। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं श्याओ तियान श्याओ यान का साथ न दे दे, वरना उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। चलो चलते हैं, देखते हैं कि बड़े भाई श्याओ तियान आए हैं या नहीं, ताकि मैं इस मौके का फायदा उठाकर स्थिति का जायजा ले सकूं। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ निंग ने अपने बेतुके विचारों को आगे नहीं बढ़ाया। भीड़ से एक शब्द कहा और फिर सभी को चौक के केंद्र की ओर ले गया। चौक के बीचों बीच इस समय तक बहुत से लोग पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। श्याओ तियान को प्रकट होते देख श्याओ परिवार के सदस्यों के चेहरे श्रद्धा भाव से भर गए और उन्होंने एक एक करके उनका अभिवादन किया। इस पर जियाओ तियान ने ज्यादा कुछ महसूस नहीं किया, बस हल्की सी मुस्कान बिखेरी और हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। शुनेर ने शर्मिंदगी के मारे काफी देर पहले ही श्याओ तियान का हाथ छोड़ दिया था और उसके बगल में खड़ी हो गई थी। यह दृश्य बेहद सौहार्दपूर्ण प्रतीत हो रहा था। आइए प्रतीक्षा करें, किनारे पर सीढ़ियों के नीचे बैठने के लिए आते हुए जियाओ तियान ने जुनेर से कहा। शुनेर को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह बस कुछ ही कदम की दूरी थी और वह तुरंत बैठ गई। श्याओ तियान के करीब ही रही। फिर उसने अपने हाथों से एक किताब निकाली और चुपचाप पढ़ने लगी। हालांकि उसकी नजरें कभी कभी जानबूझकर या अनजाने में श्याओ तियान की ओर जाती थीं। स्नैप, श्याओ तियान ने सीढ़ियों से पीठ टिकाकर लेट गया। फिर सीधे खाने के लिए एक सेब और कुछ मिठाई निकाली। हालांकि वह पहले से ही एक दो जोंग था, इसलिए वह भोजन को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन थोड़ा नाश्ता करना उसकी आदत बन गई थी। शुनेर, तुम भी थोड़ा खा लो, मिठाई को आगे बढ़ाते हुए जियाओ तियान ने कहा। जुनैर ने सिर हिलाया और आराम से पेस्ट्री का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। कुछ देर बाद चौक के पार अचानक हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। जियाओ तियान ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि जियाओ यान उसकी ओर आ रहा है। जियाओ तियान ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया और कहा, जियो यानजी, आओ। कुत्ते को टहलाने जैसी इस पुकार को सुनकर श्याओ यान के होठों के कोने फड़क उठे, लेकिन फिर भी वह उनकी ओर चल पड़ा। आखिरकार उसके मन में दूसरों के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। यहाँ खड़े होकर दूसरों की उंगली उठाए जाने से बेहतर था कि एक तरफ हट जाएं। आज मैं वो सब कुछ वापस लेने जा रहा हूँ जो मैंने कभी खोया था। यह सोचकर कि वह अब दो झींची के 9वें चरण में है, जियाओ यान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी आंखों में उत्साह की एक स्पष्ट झलक दिखाई दी। 3 साल बीत चुके थे, उसने यहीं अपनी गरिमा खो दी थी और वह इसे इसी जगह से वापस हासिल करेगा।
शाओ यानजी, ऐसा लगता है कि तुम एक ही कारनामे से पूरी दुनिया को चकित करना चाहती हो। यह देखकर कि शियाओ यान ने वास्तव में अपनी साधना को छिपा रखा था, शियाओ तियान ने अपनी भौहें उठाई और चिढ़ाते हुए कहा। यह सुनकर जियाओ यान ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सीधे सिर हिलाकर इसे स्वीकार किया। पिछले महीने भर उसने अपनी प्रतिभा के पुनः प्राप्त होने के बारे में किसी से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि शियाओ जान को भी अंधेरे में रखा, और यह सब उसने सिर्फ आज के लिए किया। वह तब तक चुप रहता था जब तक कि वह हमला नहीं कर देता और अपने एक ही कारनामे से सबको चौंका देता था। भाई शियाओ तियान, उनकी साधना का वर्तमान स्तर क्या है? यह सुनकर शुनेर ने अपनी किताब बंद कर दी, शियाओ यान की ओर देखा और फिर कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। 11 अध्याय 11 मृत्यु की ओर ले जाने वाली दीक्षा। अध्याय 11 कोर्ट डेथ इन प्रोग्रेस। तुम्हारे से थोड़ा कम। यह सुनकर जियाओ तियान ने अपना सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ समझाया। 2 जी का 9वां चरण शुरू हो चुका है। लगता है भाई शियाओ यान इस बार उन लोगों को बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। यह सुनकर शुनेर भी थोड़ी हैरान रह गई, फिर उसने अपने कोमल हाथों से अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। जियो यान, ये क्या बकवास है? पत्नी गा रही है और पति उसके पीछे पीछे चल रहा है। क्या तुम्हें मुझ जैसे अकेले कुत्ते को इस तरह तड़पाना जरूरी था? उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर जियाओ यान ने सीधे उनकी ओर आंखें घुमाई और फिर थोड़ी दूर पर बैठ गया। कुछ देर बाद और भी लोग इकट्ठा होने लगे और प्रभारी अधेड़ उम्र का एक बुजुर्ग भी दौड़कर आया और सबको घोषणा की, आज का दिन शाओ परिवार के युवा शिष्यों के लिए अपनी शक्ति का परीक्षण करने का समय है। जिनका भी नाम पुकारा जाए, कृपया परीक्षण स्मारक के पास आएं। शब्द बहुत सरल थे। समाप्त होने के बाद अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने सीधे परीक्षण स्मारक को सक्रिय किया और फिर शियाओ परिवार के शिष्यों के नाम पुकारने लगे। हालांकि शाओ परिवार के शिष्यों की युवा पीढ़ी की साधना में कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी। 2 जी के 7वें चरण तक पहुंचना ही प्रतिभाशाली माना जाता था। आखिरकार जियाओ परिवार की युवा पीढ़ी में अब बहुत कम लोग ही इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। यहाँ तक कि प्रथम गुरु के संसाधनों पर निर्भर रहने के बावजूद शियाओ निंग भी वर्तमान में केवल 2 जी के 8वें चरण में ही था। अन्य शिष्यों या साधारण शिष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगला जियो मेई कहानी अभी भी मूल कथानक ही थी, बिना किसी बदलाव के। शियाओ परिवार की पहली नामित सदस्य, जिसका नाम ऊपर भेजा गया, वह अभी भी शियाओ मेई ही थी। यह सुनकर कि अब शियाओ मेई की बारी है, सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और वे ऊपर जाती हुई आकृति को घूरने लगे। खूबसूरती और प्रतिभा दोनों में परिपूर्ण यह शख्सियत हर जगह मशहूर थी। बड़े भाई शियाओ तियान बहुत दिनों बाद मिले। शियाओ मेई की परीक्षा के दौरान शियाओ निंग की नजर संयोगवश शियाओ तियान पर पड़ी। उसकी आंखों में भय का भाव झलक रहा था, लेकिन चूंकि वह चंद्रमाह के पहले दिन तो छिप सकता था, लेकिन 15वें दिन नहीं, इसलिए शियाओ निंग उसके पास गया और मुस्कुराते हुए शियाओ तियान का अभिवादन किया। उसी समय जियाओ निंग ने जुनैर की आकृति पर भी ध्यान दिया। इस समय दोनों की स्थिति देखकर उसे कुछ अस्पष्ट सा समझ आया और उसकी निगाहें गहरी हो गईं। 2 जी का 8वां चरण मुश्किल से पार करने योग्य शियाओ निंग के आकर्षक रूप को देखकर शियाओ तियान ने अपने बालों से खेलते हुए कुछ उदासीनता से बात की। बड़े भाई शियाओ तियान, आपकी तुलना में तो मैं बहुत पीछे हूं। यह सुनकर जियाओ निंग ने जरा भी असंतोष नहीं दिखाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। शियाओ यान, इसे खुद संभालो। शियाओ तियान का शियाओ यान का पक्ष लेने का कोई इरादा नहीं था। उन दोनों के बीच की शिकायतें स्वाभाविक रूप से आपस में ही सुलझनी थीं और शियाओ तियान ने सीधे शियाओ यान से बात की। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो बड़ों को बुलाते हैं। यह तो अक्षमता का ही उदाहरण था। यह एक खलनायक की कहानी थी और उसे इसमें भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा अगर शियाओ निंग के 3 साल के उत्पीड़न के कारण ऐसा न होता तो शियाओ यान के व्यक्तित्व में बदलाव कैसे आ सकता था? मुझे डर है कि वह अब भी उसी घमंडी, दबंग और बेमिसाल शख्सियत जैसा होता। अब सोचो तो सही, मुझे डर है कि शियाओ यान को दूसरे पक्ष को धन्यवाद भी देना पड़ा। बेशक इसमें शियाओ मेई भी शामिल थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि शियाओ मेई का तरीका शियाओ निंग के सीधे तरीके से कहीं ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। यही वजह थी कि शियाओ तियान शियाओ मेई पर ध्यान नहीं देना चाहता था। बड़े भाई शियाओ तियान, क्या आप सच में गंभीर हैं? यह सुनकर जियाओ निंग सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और जियाओ तियान को सीधे देखते हुए कुछ अनिश्चितता से पूछा। अगर जियाओ तियान ने कोई कदम नहीं उठाया तो वह जियाओ यान को पूरी तरह से कुचल सकता था। क्या वह 2 जी के 3रे चरण के एक नीच व्यक्ति से डर रहा था? दूसरी ओर जब जियाओ यान ने यह सुना तो उसकी आंखों में एक तीखी चमक आई और उसने हल्के से सिर हिलाया। अपनी खुद की बेइज्जती उसे खुद ही वापस लेनी होगी। 2 जी के 8वें चरण में तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है ना? शियाओ निंग के उत्साहित चेहरे को देखकर शियाओ यान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। उसकी आंखों के कोने में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसका मुंह थोड़ा खुला और उसने शियाओ निंग को आधी मुस्कान के साथ देखा। बिल्कुल शियाओ निंग के मृत्यु को गले लगाने के उत्सुक भाव को देखकर शियाओ तियान को अचानक यह काफी हास्यास्पद लगा और उसने अत्यंत निश्चितता के साथ बात की। ठीक है, मेरे और उसके बीच जो भी विवाद हैं, हम दोनों उन्हें आपस में सुलझा लेंगे। शियाओ यान, क्या तुमने इतनी हिम्मत है? अत्यंत संतुष्टि से सिर हिलाते हुए जियाओ निंग ने अपनी नजर जियाओ यान की ओर घुमाई। उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान थी और उसने बुलंद आवाज में पूछा। परीक्षा समाप्त होने पर मैं मार्शल आर्ट के अखाड़े में तुम्हारा इंतजार करूंगा। शियाओ निंग के पराजित करने योग्य रूप को देखकर शियाओ यान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और ठंडे स्वर में आत्मविश्वास से भरे शब्दों में बोला। आपने यही कहा था, समय आने पर भागना मत। जब शियाओ यान ने खुद ही उकसाने की पहल की तो शियाओ निंग भी दंग रह गया और एक पल के लिए भी अपनी सोच नहीं पाया। हालांकि शियाओ यान की ताकत को देखते हुए शियाओ निंग ने बिना किसी झिझक के इसे स्वीकार कर लिया। इस बार इसे बड़े भाई शियाओ तियान को सबक सिखाने की कोशिश समझो। मैं उसके साथ नरमी बरतूंगी। शियाओ निंग के मन में ये ख्याल आया। निश्चिंत रहें, जियाओ यान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। बड़े भाई शियाओ तियान, तो मैं पहले निकल जाता हूँ। यह सुनकर जियाओ निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर जियाओ तियान की ओर मुट्ठी जोड़कर सीधा चौक के केंद्र की ओर लौट गया। ऐसा लगता है कि किसी को भुगतना पड़ेगा। शियाओ निंग की तेज चाल देखकर शुनेर ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई, मानो वह कोई अच्छा तमाशा देखने का इंतजार कर रही हो, और गर्व से बोली। जियो मेई डोजी क्यूई का 7वां चरण उच्च चरण। दूसरी ओर जियाओ मेई के परीक्षा परिणाम भी सामने आ गए। यह देखकर कि जियाओ मेई डोजी के 7वें चरण में थी, सभी लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। वाकई शाओ परिवार की प्रतिभाशाली लड़की होने के योग्य। भीड़ की श्रद्धा भरी निगाहों का स्वागत करते हुए जियाओ मेई आत्मसंतुष्टि से भरी हुई नीचे उतरी। जियाओ तियान की ओर देखा और अपने दिल में कुछ नाराजगी महसूस की, लेकिन जल्द ही जियाओ मेई अगले परीक्षक की ओर आकर्षित हो गई।
अगला जियोनिंग। यह नाम सुनते ही सभी ने तुरंत शियाओनिंग की ओर देखा जो उनकी ओर आ रही थी। उनकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी और वे चर्चा करने लगे। कहा जाता है कि युवा मास्टर शियाओनिंग की साधना पहले ही डो झीची के 8वें चरण तक पहुंच चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। डो झीची के 8वें चरण में ऐसा क्या अजीब है। वैसे भी बड़े युवा मास्टर शियाओ तियान के लौटने से पहले युवा मास्टर शियाओनिंग युवा पीढ़ी के अग्रणी व्यक्ति थे। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर शियाओनिंग की प्रतिभा शियाओ मेई की प्रतिभा से भी कहीं अधिक भयावह है। सभी के मुंह से निकल रही प्रशंसा भरी बातों का सामना करते हुए जियाओनिंग ने इसका भरपूर आनंद लिया और गर्व से परीक्षण स्मारक के किनारे की ओर बढ़ गया। नीचे भीड़ की तुलना सुनकर जियाओ मेई का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने अपनी आंखों में थोड़ी शत्रुता के साथ जियाओनिंग की ओर देखा। शियाओनिंग डो झीची का 8वां चरण। उच्च स्तर शियाओनिंग ने भी सबको निराश नहीं किया। परीक्षण स्मारक पर लिखे शब्दों को देखते हुए बुजुर्ग ने तुरंत घोषणा कर दी। युवा मास्टर शियाओनिंग से यही उम्मीद थी, वाकई बहुत शक्तिशाली। अगर मुझमें यह प्रतिभा होती तो कितना अच्छा होता। इसे भूल जाओ। अपने इस छोटे से प्याज जैसे अहंकार को तो तुम टूथपिक की तरह इस्तेमाल करने के लिए रख ही लो। हे भीड़ की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं और शियाओनिंग सबकी प्रतिक्रिया से बेहद खुश था। उसका चेहरा आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ था। इन सबसे असंतुष्ट प्रतीत होते हुए जियाओनिंग ने जियाओ यान की ओर अपनी भौहें उठाई, मानो उकसावे से भरी नजरों से, मानो मौत को गले लगाकर न मरने का मतलब बखूबी समझा रहा हो। जियो यान, अरे यार, मेरी 40 मीटर लंबी तलवार पहले से ही तेज की हुई है, मैं तुम्हें एक ही बार में काट डालूंगा। 12 अध्याय 12 आज के प्रतिभाशाली लोग। अध्याय 12 वर्तमान प्रतिभा। अगला जियो यान शियाओनिंग के बाद मंच पर आने वाली अगली शख्स शियाओ यान थी। यह सुनकर कि मंच पर शियाओ यान है, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कुछ लोगों के चेहरे पर उपहास का भाव था, जबकि अन्य को खेद था, लेकिन निस्संदेह पहले प्रकार के भाव ही बहुमत में थे। चलो, हम तुम्हारा प्रदर्शन देखना चाहते हैं। शियाओ तियान ने शियाओ यान की ओर हाथ हिलाया और बोला। शियाओ यान ने बर्फ के टुकड़े की तरह भावहीन होकर सिर हिलाया और सीधे परीक्षण स्तंभ की ओर चल पड़ी। शियाओ यान की निगाहें अचानक बर्फीली ठंडी हो गई। यह देखकर भी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शियाओ यान को सीधे घूरते रहे, उससे एक और अपमानजनक दृश्य की उम्मीद करते हुए। बूम! बिना किसी संकोच के जियाओ यान ने सीधे परीक्षण शिला पर मुक्का मारा और परिणामस्वरूप उस पर कुछ बड़े अक्षर उभर आए। डूजी क्यूई का 9वां चरण। क्या इस दृश्य को देखकर भीड़ ने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे अविश्वास से भरी आंखों से परीक्षण स्तंभ को घूरने लगे। असंभव, यह कैसे संभव है। हालांकि जियाओ मेई को भी बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन जियाओनिंग जितना नहीं। जियाओनिंग की नसें तुरंत फूल गईं और वह लाल खून से लाल आंखों से शिलालेख को घूरते हुए कुछ पागलों की तरह दहाड़ने लगा। शियाओ यान, वह भला डो झीची के 9वें चरण में कैसे हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। गटक! वहां पल भर में अभूतपूर्व सन्नाटा छा गया, यहां तक कि परीक्षा की मेजबानी कर रहे अधेड़ उम्र के बुजुर्ग भी अचंभित रह गए। शियाओ यान की प्रतिभा सचमुच वापस आ गई। स्विश! अच्छा। अचानक जियाओ जान प्रकट हुआ। परीक्षण शिला पर लिखे शब्दों को देखकर और जियाओ यान के शरीर में डो ची के उतार चढ़ाव की शक्ति को महसूस करते हुए जियाओ जान की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। 3 साल उनका प्रतिभाशाली पुत्र अंततः लौट आया था। पिता शियाओ जान को देखकर शियाओ यान भी खुद को मुश्किल से रोक पाया। उसकी आंखों के कोनों में हल्के आंसू आ गए। फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला और शियाओ जान की ओर सीधे देखते हुए बड़ी गंभीरता से कहा, पिताजी, मेरी प्रतिभा वापस आ गई है। हाँ, पिताजी को पता है। यह सुनकर जियाओ जान अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछ लिए और जियाओ यान के गंभीर चेहरे को देखकर उसे ऐसी खुशी हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जियो यान डू जी क्यूई का 9वां चरण। उच्च मंच अधेड़ उम्र के बुजुर्ग की घोषणा के बाद भीड़ अचानक होश में आ गई और घटनास्थल पर हंगामा मच गया। यह कैसे संभव है। शियाओ यान डो झीची के 9वें चरण में कैसे हो सकती है। यह बिल्कुल अवास्तविक है। मुझे याद है मैंने उसे पिछले महीने देखा था और वह तब भी डो झीची के 3रे चरण में था। अब वह अचानक डो झीची के 9वें चरण में कैसे पहुंच गया। क्या सच में शियाओ यान ठीक हो गई है। भीड़ अचानक भयभीत हो गई, विशेषकर वे लोग जिन्होंने कभी शियाओ यान को अपमानित किया था। इस समय वे और भी अधिक भयभीत थे और शियाओ यान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आप भला डो झीची के 9वें चरण में कैसे हो सकते हैं। शियाओनिंग को यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। खासकर जब उसने कुछ क्षण पहले अपने उकसाने वाले व्यवहार के बारे में सोचा तो उसे बेहद मूर्खता का एहसास हुआ और उसने खून से लाल आंखों से शियाओ यान की ओर दहाड़ मारी। यह असंभव क्यों होगा। शियाओनिंग की बातें सुनकर शियाओ यान मुड़ा, खुद को संभाला और शियाओनिंग की घबराहट भरी हालत देखकर उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान खिल उठी और उसने शातिर लहजे में कहा, याद रखना, मार्शल आर्ट के अखाड़े में फिर मिलेंगे। इतना कहने के बाद इससे पहले कि जियाओनिंग जवाब दे पाता, जियाओ यान के निर्विवाद शब्द गूंज उठे, कृपापूर्वक उसे याद दिलाते हुए। आप। शियाओ यान को इतना दबंग देखकर शियाओनिंग दंग रह गया। तुरंत ही उसका चेहरा लाल हो गया और उसने शियाओ यान की ओर सीधा इशारा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका विरोध कैसे करे। अगर लड़ना ही पड़े तो लड़ेंगे। मुझे नहीं